उस आदमी की विनती भरी चीखें गोंग यू की निगाहों में एक लहर भी नहीं जगा सकीं। उसकी आंखें बर्फ की तरह थीं जो 1000 साल से नहीं पिघली थीं। उसके पीछे बेली फैंग के चेहरे पर गहरा आक्रोश था। उसने अभी अभी बच्चे की भयानक हालत देखी थी, उसका दिल दहल गया था और उसके मन में करुणा उमड़ पड़ी। अब जब वह हट्टा कट्टा आदमी बार बार अपनी बेगुनाही का दावा कर रहा था, तो बेली फैंग की घृणा और बढ़ गई। उसके हाथ में मोब्लेड था जो सीटी बजाते हुए उस आदमी की गर्दन पर रखा। वह चाहता था कि वह एक ही झटके में उसका सिर काट दे। जोरदार क्यूई ने हवा को झकझोर दिया, ब्लेड की क्रूर धार ने हल्के से गर्दन को छुआ, जिससे आदमी की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, जिससे उसका शरीर अकड़ गया। वांग वेनफेंग ने धीरे से बच्चे का बायां हाथ बिस्तर पर रखा, उसे हल्के से थपथपाया और फिर खड़े होकर कहा, क्या वह नीचे आपकी गाड़ी है? आदमी ने जल्दी से जवाब दिया, सचमुच? शायद नीचे वाले भाई किसी तरह अंधे हो गए थे। उसने अभी अपनी क्षमायाचना पूरी भी नहीं की थी कि एक आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वांग वेनफेंग ने झुकी हुई भौहों से नीचे देखा और ठंडे स्वर में कहा, तब तो अन्याय का कोई संकेत ही नहीं रह जाता। ये बच्चा आपकी गाड़ी में मिला था। हकलाते हुए आदमी के माथे से ठंडा पसीना रिस रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा माल तो पहले ही भेजा जा चुका है। अचानक उसकी आंखें चमक उठी, उसे कुछ याद आया और उसने तुरंत कहा, अब मैं समझ गया, युवा नायक कार, ये वू लाओ लियू की कार है। केवल उसकी गाड़ी अभी तक खाली नहीं हुई थी। बोलते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन मोब्लेड ने उसकी गर्दन पर वार करके उसे रोक दिया। उसके सिर पर पसीना आने लगा और उसने दूसरे आदमियों से मुंह फेरते हुए जोर से पुकारा, वो लाओ लियू कहाँ है? वह शापित बदमाश कहाँ है? बाहर आओ, तुम मुझे मरवा दोगे। 14 साल से कम उम्र के नागरिकों का अपहरण करना सिर काटने जैसा अपराध है। डर से उसकी आवाज़ थोड़ी कांप उठी। बेली फैंग ने भौहें चढ़ाईं, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने मोब्लेड को थोड़ा ऊपर उठाया और वह आदमी, जो अभी भी अकड़ा हुआ था, घूम गया। उसकी नज़रें काले कपड़ों वाले आदमियों के बीच घूम रही थीं, फिर भी उसे वे चंद आदमी नहीं मिले जिन्हें वह ढूंढ रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ती गई और उसने पुकारा, वो लाओ लियू कहाँ है? लोग कहाँ हैं? इस जोरदार शोरगुल वाली आवाज़ के बाद उस शराबी आदमी ने, जो पहले वांग वेनफेंग से टकराया था, अपना सिर उठाया और बुदबुदाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पी लिया है और आराम करने चले गए। क्या वे हो सकते हैं? क्या वे अभी भी कमरे में हो सकते हैं? मोब्लेड को सिर पर रखे हुए आदमी का चेहरा ऐसे चमक उठा मानो उसे जीवनदान मिल गया हो। वह मुड़ा और ऊंची आवाज में बोला, युवा नायक और आप सभी महिला नायकों, मेरी बात सुनो। यह मामला हमारा नहीं है। क्या मैं तुम्हें वहां ले चलूं देखने? वांग वेनफेंग उठे, लेकिन तभी उन्हें एक झटका सा लगा और वे थोड़ा रुककर बच्चे की आंखों में डर देखने लगे। लड़का चुप था, उसके हाथ अपनी आस्तीन को कसकर पकड़े हुए थे। वांग वेनफेंग ने सांस छोड़ी, एक पल सोचा और फिर धीरे से कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, तुम भी चलो डॉट 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 डॉट। वो लाओ लियू एक स्टूल पर उदास होकर बैठ गया। उसके अधीन कुल 4 व्यक्ति थे, जिन सभी को वह कम से कम 4 वर्षों से जानता था। सटीक रूप से कहें तो 4 वर्ष और 7 महीने से। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इतना समय बीत चुका है। जब तक खंजर उनके दिलों में नहीं घुस गए, तब तक उसे अचानक याद नहीं आया। उसने अपना हाथ उठाया और अपने चेहरे पर लगे खून से सने निशानों को छुआ। नींद की दवा सचमुच प्रभावी थी। उसने अपना मुंह मोड़कर मुस्कुराया, लेकिन हंसी नहीं निकली। आमतौर पर दबंग और असभ्य पुरुष मौत का सामना करते हुए सामान्य महिलाओं की तरह निकले, जो केवल असहाय होकर खरोंचने और पंजे मारने में सक्षम थे। वो लाओ लियू एक नक्काशीदार लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था, अपने दाहिने हाथ में खून से सना एक नाजुक खंजर लिए हुए आलस्य से खेल रहा था। छोटे से अतिथि कक्ष में 4 हटे कट्टे आदमी जमीन पर पड़े थे, उनका खून जमीन पर फैला हुआ था और उसने बेपरवाही से अपना दाहिना पैर उनमें से एक के सिर पर रख दिया। उसने बाएं हाथ से चावल की शराब का घूंट लिया और हटे कट्टे जियांगहू बदमाश ने इत्मीनान से आह भरी। एम्पायर में नए कारनामे पड़े। जियांगहू में वफादारी, ये कितनी बेकार चीज़ है। जिन भाइयों ने कसम खाई थी कि वे अपने बड़े भाई को धोखा देने के बजाय मरना पसंद करेंगे, अंत में उन्होंने निर्दयतापूर्वक हमला किया, बिना किसी दया के। एक बार मैं वहां पहुंच जाऊं तो आप सबकी अच्छी तरह देखभाल करूंगा। आखिरी बूंद पीने के बाद उसे गलियारे में तेज कदमों की आहट सुनाई दी। वो लाओ लियू ने व्यंग्य किया, खंजर घुमाया और मज़े से पीते हुए बिना किसी दया के उसे सीधे अपने दिल में उतार लिया। उसका शरीर अचानक अकड़ गया, उसके गले से एक कर्कश आवाज़ निकली और उसकी धुंधली होती आंखों का क्रूर रूप गायब हो गया। लकड़ी के दरवाजे को बलपूर्वक लात मारकर खोला गया। वांग वेनफेंग और झाओ योंग नाम का आदमी सबसे पहले अंदर भागे और उन्हें धरती पर नर्क जैसा नज़ारा देखने को मिला। हर तरफ खून ही खून था, मोमबत्ती की रोशनी से जगमगा रहा था, एक भयावह और घिनौनी रोशनी बिखेर रहा था।
उस युवक ने तुरंत अपने दाहिने हाथ से अपने बगल में बैठे बच्चे की आंखें ढक दी, जबकि उनके पीछे कई लोग अंदर आए। उनके हाव भाव नाटकीय रूप से बदल रहे थे। झाओ योंग लड़खड़ा गया, दीवार से टिक गया और भूत की तरह सफ़ेद हो गया। हालांकि वह एक खूंखार आदमी था और उसने जिंदगी में खून खराबा देखा था, फिर भी उसमें बूढ़े जियांगू के आदमियों जैसी डरपोकता थी। उसने ऐसा विभत्स दृश्य पहले कभी नहीं देखा था और उसे वहीं उल्टी आने वाली थी, लेकिन किसी तरह उसने खुद को दबा लिया और फिर उसके कान के पास उल्टी की आवाज़ें सुनाई दीं। बेली फैंग और अन्य लोग तुरंत बाहर निकल आए और उल्टी करने के लिए इमारत के प्रवेश द्वार पर झुक गए। यहाँ तक कि किंगफेंग एज के शिष्य, जो आमतौर पर शांत अमर दिखते थे, उन्होंने भी अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया और हरे और सफ़ेद रंग के बीच बारी बारी से मुंह फेर लिया, क्योंकि वे ये दृश्य सहन नहीं कर पा रहे थे। बच्चा बेचैन लग रहा था, लेकिन तभी उसने एक आवाज़ सुनी जो अभी भी शांत और मुस्कुरा रही थी। चलो एक खेल खेलते हैं, लुका छिपी। मैं एक धूपबत्ती के समय के लिए घर में कहीं छिप जाऊंगा और फिर तुम मुझे ढूंढना। वान देनफेंग ने बच्चे के माथे पर दाहिना हाथ रखते हुए धीरे से फुसफुसाकर उसे आश्वस्त किया। अभी अभी उसकी हरकतें इतनी तेज थीं कि बच्चे को साफ दिखाई नहीं दिया था। हालांकि उसने गंध सूंघी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है और उसने बस सिर हिला दिया। किशोर ने हमेशा की तरह धीरे से हंसते हुए कहा कि वह एक अच्छा लड़का है और उसे धीरे से कमरे से बाहर धकेल दिया। जू किनशुंग ने अपनी बेचैनी को रोकते हुए बच्चे का हाथ पकड़ लिया, उसे मुड़ने नहीं दिया और उसी क्षण वान दिनफेंग ने पहले ही लकड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया था, जिससे वह भूतिया दृश्य बंद हो गया। तोबा यू ने अपना मुंह ढक लिया, उसकी आंखें आश्चर्य से चमक रही थीं और कहा, बहुत बहुत अद्भुत। बेली फैंग खुद को ऊपर देखने से रोक नहीं सका और बोला, बेशक वह भयंकर है। उफ। केवल 3 शब्दों के बाद उसका चेहरा फिर से सफ़ेद पड़ गया और वह दीवार से टिक गया तथा एक बार फिर से उबकाई लेने लगा। गोंग यू इस समय इसी सराय में था और उसकी 5वीं रैंक की विशेषज्ञता के कारण उसकी सुरक्षा निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं थी, और इस समय बेली फैंग और अन्य लोग उसकी कोई मदद नहीं कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वान दिनफेंग बच्चे को और अधिक आघात पहुंचाना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, खून की बदबू और भी तेज हो गई। झाओ योन कमज़ोर महसूस करने लगा और उसके सीने में फिर से उबकाई आने लगी, खासकर जब उसने बुलाओ लियू का झुर्रियों वाला चेहरा देखा। वह आदमी एक स्टूल पर बैठा था, उसकी बेजान आंखें अब और भी भयावह, किसी भूत की तरह उसे अंदर तक डरा रही थीं। वह सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि वान दिनफेंग बिना अपना भाव बदले आगे बढ़ गया, जमीन पर पड़े एक दूसरे पर टिके शवों को और खून को धारा की तरह चिपचिपा मानो हवा में बहा रहा हो। उसने झुककर जांच की, अपना सिर हिलाया और फिर अंततः आंखें उठाकर उस भयंकर आदमी को देखा जो मौत की हालत में भी आंखें फाड़े बिना पलक झपकाए लेटा था, और बोला, ये वो लाओ लियू है। उसकी आवाज़ स्थिर थी, फिर भी ऐसी स्थिति में ये खून की गंध के साथ मिलकर भयावह रूप से परेशान करने वाली लग रही थी, और जब ये कान में प्रवेश करती थी तो इसमें उदासीनता का संकेत होता था, जिससे झाओ योन को लगभग यह विश्वास हो जाता था कि उसके सामने वाला व्यक्ति एक निर्दयी हत्यारा था जो चाकू की धार से खून चाट रहा था, न कि एक साफ सुथरा दिखने वाला युवा तलवारबाज। अभी उसे यकीन था कि वो आमने सामने की लड़ाई में वान दिनफेंग से नहीं हारेगा, लेकिन उसके दिल में एक डर घर कर रहा था। जब उससे पूछा गया तो उसने गहरी सांस ली और कांपती आवाज़ में कहा, हाँ। उसका झुर्रियों से भरा चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकता। अपने दिल में उस अकथनीय भय के कारण झाओ योंग ने अवचेतन रूप से एक सम्मानजनक स्वर का प्रयोग किया। वान दिनफेंग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसकी नज़र मेज़ के ऊपर पड़ी थी जहाँ एक मेपल का पत्ता पड़ा था। गर्मी का मौसम था, फिर भी ये पत्ता आग की लपटों की तरह लाल था, जमीन पर पड़े खून से भी ज्यादा आकर्षक। यात्रा पत्रिका की यादें युवक के मन में उभर आईं और उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। डैनफेंग घाटी। अचानक दरवाजे के बाहर से एक दबी हुई कराह सुनाई दी। वान डेनफेंग के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। डैनफेंग घाटी की परवाह किए बिना उसने मुड़कर लकड़ी का दरवाज़ा खोला तो देखा कि बेलीफेंग सांस लेने के लिए हौंफ रहा था। सैन्य परिवार के युवक के दाहिने हाथ पर काटने का गहरा निशान था। वह उसे जोर जोर से हिला रहा था मानो दर्द को दूर भगा रहा हो, जबकि बच्चा एक कोने में झुका हुआ था, एक भयभीत युवा जानवर की तरह अपने दांत दिखा रहा था। उसके मुंह के कोनों पर खून के निशान थे। वहां मौजूद हर मार्शल कलाकार को देखते हुए उसकी आंखें गहन सावधानी और घृणा से भरी हुई थीं। गनरी गुइमन पुरस्कार के लिए धन्यवाद। वान डेनफेंग ने चारों ओर देखा और कोई दुश्मन न देख पाने पर अंततः अपना मुंह खोलकर पूछा, क्या चल रहा है? वान डेनफेंग को देखते ही बच्चे का डर कम हो गया। किसी छोटे जानवर की तरह उसने अपना सिर नीचे किया और भागकर उसकी तरफ चला गया। उसका सिर उस युवक की कमर से सटा हुआ था, उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। जाहिर है कि वह डरा हुआ था। बेली फैंग ने अपना मुंह खोलकर मुस्कुराया और कहा, कुछ खास नहीं, मैंने उसे दूर से अकेले छुपते हुए देखा था और बस उसके सिर पर थपथपाना चाहता था ताकि वह यहाँ आ जाए। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी जोर से काटा जाएगा।
सैन्य परिवार के उस युवक के मुंह के कोने हल्के से फड़क उठे। उसकी साधना अभी 9वीं कक्षा तक नहीं पहुंची थी और उसने बाहरी साधना में ज्यादा मेहनत भी नहीं की थी। फिर भी उसे काट लिया गया था, जिससे एक घाव हो गया था जिससे खून बह रहा था। बाकी बातों को छोड़ दें तो एक मार्शल आर्टिस्ट जो ब्लेड चलाता था, उसके लिए एक छोटे लड़के द्वारा घायल होना वाकई शर्मनाक था। अपमानजनक, सचमुच अपमानजनक। बेली फैंग बस इतना चाहता था कि वह जमीन में कोई दरार ढूंढकर उसमें घुस जाए। ज़ूकिनशुंग अभी भी कुछ पीली दिख रही थी, लेकिन उसने अपना धैर्य बनाए रखते हुए कहा, अंदर क्या स्थिति है? वान देनफेंग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, सभी मृत थे, प्रत्येक की हत्या हृदय पर एक ही वार से की गई थी। मरने वाले पहले 4 लोगों में जहर के लक्षण थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने जहर के संपर्क में आने के बाद डर के मारे आत्महत्या कर ली हो। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वे भागे क्यों नहीं। ठीक है, वू लाओ लियू के पास एक मेपल का पत्ता बचा था। चूंकि मामला पेचीदा था और एक पल में समझाया नहीं जा सकता था, इसलिए थोड़ी देर की बातचीत के बाद उन्होंने सबसे पहले सराय मालिक को जगाने का फैसला किया, जो अभी अभी सो गया था। अधेड़ दुकानदार, जो गुस्से से भरा हुआ था और अपने अंदर भरे गुस्से को दबा रहा था, कमरे के अंदर एक नज़र देखने के बाद ही पूरी तरह शांत हो गया। उसके पैरों के तलवों से लेकर सिर के ऊपर तक ठंडक दौड़ गई, उसके पैर नरम पड़ गए और वह उबकाई लेते हुए जमीन पर गिर पड़ा। बेली फैंग ने मालिक को खींचने के लिए अपना हाथ उठाया और सहानुभूति की भावना महसूस करते हुए उसके कंधे को थपथपाया और आह भरी, उल्टियां बंद करो भाई, ये बहुत शर्मनाक है। इस समय हमें सबसे पहले अधिकारियों को सूचना देनी चाहिए। सरकारी कार्यालय में सरकारी अधिकारी अवश्य ड्यूटी पर होंगे। इस समय दुकानदार इतना सदमे में था कि उसके होश उड़ गए थे। हालांकि इस इलाके में मार्शल आर्ट के जादूगर घूमते थे, लेकिन इस सुदूर कस्बे में ऐसा खून खराबा दुर्लभ था। उसका दिमाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त था और यह सुनकर वह बस सिर हिला सका। वह कुछ ही कदम चला था कि वह पीछे मुड़ा और लड़खड़ाते हुए युवक युवतियों के समूह से बोला, हीरो, सराय में अभी अभी एक हत्या हुई है। हम तो बस कुछ साधारण खेती बाड़ी का काम ही जानते हैं। अगर हम हत्यारे से मुठभेड़ करते हैं तो मुमकिन है कि एक और जान चली जाए। यह बेली फैंग को ये सुनते ही सिर दर्द होने लगा और उसने कहा, इसे भूल जाओ, मैं चला जाऊंगा। वह उठने ही वाला था कि किसी ने उसे रोक दिया। लाल कपड़े पहने तोबा यू ने अपनी भौहें उठाईं और उसकी ओर देखा, अपनी ठुड्डी को तिरस्कार से ऊपर उठाया और कहा, तुम्हारा वह बीमार पीला घोड़ा जो अभी अभी आराम करने के लिए बैठा है, वह कैसे दौड़ सकता है? क्या आप कल यात्रा पर जाने की योजना नहीं बना रहे हैं? एम्पायर के साथ जुड़े रहें। बेली फैंग इस तथ्य को याद करके अचंभित रह गया और उसका चेहरा थोड़ा जम गया। लाल कपड़े पहने लड़की ने अपनी नज़रें हटा लीं, अपना सिर हिलाया और आह भरी, ये कहना मुश्किल है कि एक बड़े जंगल में आपको किस तरह के पक्षी मिलेंगे। महान किन के पास वास्तव में आपके जैसे रणनीतिकार हैं। मनोरंजक, बहुत मनोरंजक। उसका स्वर गंभीर और मासूम था, मानो किसी भोली लड़की ने कुछ अविश्वसनीय देखा हो, लेकिन इसने बेली फैंग के दिल में एक आग जला दी जो भयंकर रूप से जल उठी। जैसे ही वह अपना आपा खोने ही वाला था, तोबा यू ने उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं डाली और आगे बढ़ गई, सिर्फ अपनी पीठ बेली फैंग की ओर छोड़ गई। चांदी की घंटियों की आवाज़ गर्व से बजती हुई उसने कहा, मेरा घोड़ा एक दिन में 3000 ली की यात्रा कर सकता है, जबकि तुम्हारा बीमार घोड़ा ऐसा नहीं कर सकता। आप सब यहीं रहें, उन लोगों पर से अभी तक संदेह समाप्त नहीं हुआ है। एक भी बचने न पाए। उसके शब्द गूंजते ही लड़की बाहर निकल चुकी थी। उसके पीछे घोड़े की हिनहिनाहट की स्पष्ट आवाज़ सुनाई दी। बेली फैंग की नज़र दरवाजे से होते हुए गली की ओर गई, जहां उसने लाल कपड़ों की एक लकीर और धधकती आग जैसा लाल घोड़ा लंबी गली में तेजी से भागता हुआ देखा। डॉट 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 डॉट। अतिथि कक्ष के अंदर वान देनफेंग ने बच्चे पर एक्यूपंक्चर किया और अपनी मिश्रित युवान शरीर की शक्ति से उसके शरीर में बचा हुआ जहर निकाल दिया। इस चौंकाने वाले बदलाव के बाद बच्चा पूरी तरह थक गया और गहरी नींद में सो गया। वान देनफेंग उठने ही वाला था कि एक नन्हे हाथ ने उसके कपड़े का किनारा धीरे से थाम लिया। युवक थोड़ा चौंका, क्योंकि सोता हुआ बच्चा थोड़ा कांप रहा था और सपने में बुदबुदा रहा था। पिता, युवक का चेहरा नरम पड़ गया। उसने अपना हाथ उठाकर बच्चे का हाथ धीरे से कंबल के नीचे रख दिया और किनारों को सावधानीपूर्वक अंदर कर दिया। धीरे धीरे और चुपचाप कमरे से बाहर निकलते हुए उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और राहत की सांस लेकर दूसरे अतिथि कक्ष में चला गया जहां बाकी लोग इकट्ठा थे। गोंग यू बगल में खड़ी थी, उसके बगल में एक लाल मेपल का पत्ता पड़ा था। उसे आते देख उसने हल्के से सिर हिलाया और बोली, ये घटना डेनफेंग घाटी से संबंधित है और हम इसकी सूचना महान किन को देंगे। मैं अपने स्वामी को भी सूचित करूंगा। चाहे ये सच हो या झूठ, आज का मामला यहीं समाप्त होता है। डेनफेंग घाटी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे निपटने के लिए आप वर्तमान में सुसज्जित हों।
सब चुप थे, उनके चेहरे पर उदासी थी। बेली फैंग ने मुंह फेर लिया, मन ही मन कोसते हुए, निराशा से भरा हुआ, पर साथ ही यह भी जानता था कि गोंग यू ने जो कहा था वह सच था। इस मामले में चाहे जितने भी संदेह हों, यह अब ऐसा मामला नहीं रह गया था जिसे वे संभाल नहीं सकते थे। कम से कम उनकी वर्तमान क्षमताओं के साथ तो नहीं। यह इसका अंत था। डैनफेंग घाटी, एक गुप्त संप्रदाय जिसे फूफेंग काउंटी में दुष्ट मार्ग का हिस्सा माना जाता था, में कथित तौर पर ऊपरी तृतीय श्रेणी का कोई गुरु नहीं था, लेकिन मध्य तृतीय श्रेणी के विशेषज्ञ प्रचुर मात्रा में थे। उनके पास एक क्षतिग्रस्त दिव्य अस्त्र था जिसने संप्रदाय के भाग्य को सुदृढ़ किया, और इस अस्त्र के साथ चतुर्थ श्रेणी के विशेषज्ञ तृतीय श्रेणी के गुरुओं के बराबर लड़े थे। साधारण नायक ऐसे विशालकाय राक्षस को उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, केवल महान किन की लौह घुड़सवार सेना ही इसे कुचल सकती थी। फिर भी जियांगहू और ग्रेट किन के बीच एक नाजुक संतुलन था। जियांगहू मामले जियांगहू के भीतर समाप्त हो गए। महान किन जियांगहू को रौंद नहीं सकता था, जियांगहू के संप्रदायों को कुचलने के लिए अपनी 18 लौह घुड़सवार टुकड़ियों को तैनात कर सकता था, और जियांगहू के शीर्ष योद्धा भी महान किन के अधिकारियों और शाही वंश को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। ये दोनों पक्षों के बीच एक अघोषित समझौता और सीमा थी। यदि महान किन चाहता तो अपनी सीमाओं के भीतर सभी संप्रदायों को मिटा सकता था, लेकिन शीर्ष जियांगहू मार्शल कलाकार भी ऐसा कर सकते थे कि कोई भी अधिकारी बनने की हिम्मत न कर सके, इस हद तक कि महान किन शाही कबीला विलुप्त हो सकता था। उस समय शाही दरबार में उथल पुथल मची होगी, दुनिया में कोई नायक नहीं होगा, और विशाल महान किन साम्राज्य अत्यंत कमजोर हो जाएगा, यहाँ तक कि टूटने की स्थिति में होगा। उस समय आसपास के जागीरदार राज्य शिकारी कुत्तों की तरह विनम्र होकर महान किन पर अपने नुकीले दांत दिखाते थे। दुनिया में अराजकता फैल जाएगी और लोगों के पास आजीविका का कोई साधन नहीं होगा। बेली फैंग ने भौहें चढ़ाईं और अचानक पूछा, तो उस बच्चे के बारे में क्या, एल्डर गोंग यू? गोंग यू ने उसकी ओर देखा और कहा, उसे काउंटी अधिकारी को सौंप दो। बेली फैंग हिचकिचाया, लेकिन वह बच्चा, अभी हर कोई बच्चे को दिलासा दे रहा था, लेकिन जब उसका नाम पूछा गया तो उसने जवाब नहीं दिया, और ऐसा लग रहा था कि मार्शल कलाकारों द्वारा यातना के कारण वह बेली फैंग और अन्य जैसे मार्शल कलाकारों के रूप में तैयार लोगों से बेहद सावधान था। केवल वांग एनफेंग के साथ ही वह आराम कर सकता था। गोंग यू ने अपना सिर हिलाया। वह किंगफेंग एज में पली बड़ी थी और महान बुजुर्ग को दादी के रूप में सम्मान देती थी, पहाड़ के मामलों को बहुत महत्व देती थी, और बस ठंडे स्वर में कहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, उसे स्थानीय काउंटी अधिकारी को सौंप दो। उसकी आवाज़ रुक गई, फिर उसने समझाया, हालांकि डैनफेंग वैली की गतिविधियां अतिवादी हैं, लेकिन वे स्वयं को बहुत ऊंचा मानते हैं और कभी भी उस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए नीचे नहीं गिरेंगे जिसे वे मामूली मामला मानते हैं। उसे अधिकारियों के हवाले कर दो। वो नाकाबिल लोग कौन जाने कब तक इस मामले को लटकाए रखेंगे। बेली फैंग के चेहरे के भाव बदल गए, और हालांकि बच्चे ने उन्हें काट लिया था, फिर भी वे उदार थे और इसे दिल पर नहीं लिया। इस समय उनके अंदर करुणा उमड़ पड़ी, फिर भी वे जानते थे कि गोंग यू की अपनी मुश्किलें हैं। हजारों शब्द अनकहे रह गए, जो एक लंबी आह में बदल गए, और वह चुप हो गया। वांग एनफेंग भी चुप हो गया। बच्चे की फुसफुसाहट और उसकी आंखों के कोनों में आंसुओं के निशान उसे याद आ गए। उसकी नज़रें झुक गईं। उसने अपने शरीर से आवरण हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, और उसके अंदर से उसने वह सुंदर लकड़ी का बक्सा निकाला और उसे धीरे से मेज पर रख दिया। गोंग यू ने भौहें चढ़ाईं, फिर उस युवक को पीछे हटते और कहते देखा, बड़े, ये पुस्तकों का संग्रह है जो रेन लाओ ने मुझे सौंपा था। मैं इसे अभी तुम्हें सौंप दूंगा, बेली फैंग ने कहा। एनफेंग, वांग एनफेंग ने अपनी नज़रें फेर लीं और गोंग यू की ओर मुट्ठी बांधकर सलामी देते हुए कहा, मैं एल्डर को परेशान करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं खुद बच्चे को वापस ले लूंगा। जहां तक किंगफेंग एज की बात है, मैं नहीं जाऊंगा। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, बड़े साहब। डॉट 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 डॉट। सरकारी अधिकारियों के आने के बाद उन्होंने ग्रेट स्टोन गैंग के सभी सदस्यों को हिरासत में ले लिया। वांग एनफेंग उनके सवालों के जवाब देने के बाद बिस्तर पर बेचैनी से जागता रहा। आखिरकार वह पलटा और छत पर चढ़ गया, टाइलों पर लेट गया, तारों भरी रात को घूरता रहा, दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचता रहा। अचानक उसकी तरफ कुछ गिरा। उसने हाथ हिलाकर उसे पकड़ लिया। वह एक पेस्ट्री थी। वह थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर उठकर बैठ गया और उसने देखा कि जू किनशुंग एक सफ़ेद पोशाक में छत के एक तरफ सुरुचिपूर्ण ढंग से खड़ी है, उसे देखकर मुस्कुरा रही है, और कहा, नींद नहीं आ रही हो? युवक ने नज़रें फेर ली और सिर हिलाया। जू किनशुंग वांग एनफेंग के पास गया, एक पल के लिए चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, जब आपने पहले बात की थी तो आप थोड़े अचानक बोल रहे थे, एनफेंग। वांग एनफेंग ने पेस्ट्री का एक टुकड़ा खाया और धीरे से स्वीकृति व्यक्त की। युवती हल्के से हंसी और उसके पास बैठ गई और बोली, लेकिन घबराना नहीं।
मैंने पहले ही एल्डर गोंगयू को ये बात समझा दी है और ऐसा लगता है कि वह इसे गंभीरता से नहीं ले रही हैं। यह अजीब है, मैं तुम्हें काफ़ी समय से जानता हूँ और यह पहली बार है जब मैंने तुम्हें अपना आपा खोते देखा है। ऐसा बहुत कम होता है। ज़ूकिनशुंग हंस पड़ी, लेकिन फिर उसे लगा कि यह सही नहीं है और उसने अपना सिर हिला दिया। रात के आकाश को घूरते हुए वह कुछ देर तक सोचती रही और फिर बोली, लेकिन किंगफेंग एज में भाग लेने का अवसर, जो अत्यंत दुर्लभ है, छिपे हुए संप्रदाय के शिष्यों के साथ जुड़ना, मार्शल आर्ट को बढ़ाना, ये वास्तव में जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। क्या आप इसे इतनी आसानी से जाने देंगे? अगर बच्चे को अधिकारियों के हवाले कर दिया जाए तो शायद वह ठीक हो जाएगा। वान देनफेंग ने अपना सिर हिलाया, पेस्ट्री निगल ली और अस्पष्ट आवाज में कहा, देर हो जाएगी, वह डर जाएगा। ज़ूकिनशुंग अवाक रह गई, वह उसका खंडन नहीं कर सकी। कुछ देर बैठने के बाद वह अपने कमरे में लौटने के लिए उठी, लेकिन उसी समय वान देनफेंग अचानक बोल पड़ा। शांत रात ने युवक की आवाज में दूर से गूंज पैदा कर दी थी। मिस जू, आप मार्शल आर्ट का अभ्यास क्यों करती हैं? दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनना। ज़ूकिनशुंग ने सिर हिलाया और वान देनफेंग ने कहा, तो फिर तुम्हें मेरी बात समझनी चाहिए। युवती ने अपना सिर झुकाया और हैरान होकर वान देनफेंग की ओर देखने लगी। युवक अपने हाथों को टाइलों पर टिकाकर खड़ा था और अंधेरी रात को देख रहा था। उसकी आंखें गर्म और कोमल थीं। उसने धीरे से कहा, यदि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनना ही आपकी मार्शल आर्ट का उद्देश्य है, तो मार्शल आर्ट का अभ्यास करने का मेरा कारण वही है जो अभी हो रहा है। पुनश्च भूतों का सामना करने की हिम्मत रखने वाले उदार विद्वान का धन्यवाद। यह एक लंबा अध्याय है। अगले अपडेट के बाद मैं अतिरिक्त जानकारी की भरपाई कर दूंगा। मेरा सम्मान। गोंगयू बिस्तर पर बैठ गया। आपकी यात्रा साम्राज्य के साथ जारी है। सफ़ेद कपड़े पहने, उसके बालों को ज़ेड हेयरपिन से बांधा गया था, जो उसके स्पष्ट, शांत चेहरे को और अधिक निखार रहा था। वह छत पर खड़े लड़के की धीमी फुसफुसाहट को ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दौड़ रही थी। सराय मालिक के लिए ये रात अनिद्रा से भरी हुई थी। एक रक्तपात जिसमें कम से कम 5 लोगों की जान चली गई। ग्रेट किन के लोगों के व्यवहार में ये व्यापार को बंद करने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन ये पड़ोस के गपशप करने वालों के लिए उनके कान में काफ़ी देर तक बकने के लिए पर्याप्त चारा था। वान देनफेंग पूरी रात छत पर बैठा रहा। सरकारी अधिकारियों के लिए इतने बड़े मामले का सामना करना दुर्लभ था। घोड़ों पर सवार और मशालें लिए वे सड़कों पर आग के सांपों की तरह भागते हुए निकले, जो एक अद्भुत दृश्य था। शहर का सबसे दुर्जय व्यक्ति 8वीं रैंक का एक सैन्य अधिकारी था, जो एक महत्वपूर्ण मामले में अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए काफ़ी उत्साहित लग रहा था। उन्होंने इसमें शामिल सभी लोगों से सख्ती से पूछताछ की। जिस कमरे में हत्याएं हुई थीं उसे सील कर दिया गया और कमर पर तलवार लटकाए 2 अधिकारी दरवाजे पर पहरा दे रहे थे, जो कभी कभी जम्हाई ले रहे थे, लेकिन पूरी तरह सीधे खड़े थे। वे सारी रात मेहनत करते रहे, जब तक कि भोर में हल्की सफ़ेद चमक नहीं दिखाई देने लगी। दाशी गिरोह के यात्रियों से आखिरकार पूछताछ की गई और उन्हें काउंटी जेल ले जाया गया। हर कोई जर्जर हालत में दिख रहा था, हत्या और मानव तस्करी के मामले में उलझा हुआ। वुलाओ लियू और उसका समूह शायद कुछ कष्टों से बच नहीं सकता था। लड़का सराय की छत से नीचे कूदा और अंदर गए बिना ही हल्के से ज़मीन पर उतर गया, बल्कि सड़क पर मुड़ गया। ग्रेट किन का सोया हुआ काउंटी शहर सुबह की रोशनी में धीरे धीरे जाग उठा, जैसे जाने पहचाने विक्रेता एक दूसरे का अभिवादन कर रहे थे, और ग्रेट किन का विशिष्ट जीवन और मानवीय भावनाएं हवा में घुली हुई थीं। सराय में अभी तक हत्या की खबर नहीं फैली थी, इसलिए शांति बनी रही। वान देनफेंग को कुछ गर्मागर्म पोर्क बन और ताज़ा बना सोया दूध मिला। बन चिकने कागज में लिपटे हुए थे और सोया दूध एक बांस की नली में रखा था। उसका ढक्कन एक बांस की छड़ी से कस दिया गया था और दोनों तरफ छेद करके एक मोटे धागे से बांध दिया गया था, जिसे हिलाने पर एक तीखी आवाज़ आती थी, जिससे एक भरा हुआ और संतोषजनक बंडल बन जाता था। सराय में वापस आकर दुकानदार का नाश्ता बनाने में कोई मन नहीं लगा। उसके गोल-मटोल गाल और आंखों के नीचे काले घेरे मानो रातों रात पतले हो गए हों। वान देनफेंग ने खाना बेली फेंक को बांटने के लिए दे दिया। इसके बाद उन्होंने 2 बन और सोया दूध की एक बांस की ट्यूब ली और धीरे से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा कि बच्चा जाग रहा है और कोने में दुबका हुआ काम रहा है। पहचान से परे चेहरे पर भी अपरिचित परिवेश के प्रति पूरी तरह से सतर्कता और भय देखा जा सकता था। वान देनफेंग को देखते ही उसके शरीर का तनाव कम हो गया। उसके चेहरे पर आत्मीयता और शर्मिंदगी के भाव उभर आए। वान देनफेंग मुस्कुराए, पास आए और लड़के को नाश्ता थमा दिया। उसे झिझकते हुए और फिर लालच से खाना खाते देख एक वयस्क की मुट्ठी जितनी बड़ी पोर्क बन और ताज़ा सोया दूध जल्दी ही आधा खत्म हो गया। हालांकि वह साफ तौर पर भूखा था, उसने आधा बन खाने के बाद खाना बंद कर दिया। उसे फिर से ग्रीस प्रूफ पेपर में अच्छी तरह लपेटा और सोया दूध को सावधानी से एक तरफ रख दिया। महान किन के रीति रिवाज आमतौर पर सादे होते हैं, खासकर जिलों और सीमावर्ती शहरों में, और बन वाकई बहुत ज़्यादा पौष्टिक था।
तेल से सने हाथों से उसने लालच से अपनी उंगलियां चाटकर साफ की, उसकी पुतलियां खुशी से चमक रही थीं। उन्होंने वान गनफेंग की ओर देखा और कहा, मांस, तेल। युवक ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए पूछा, तुमने खाना क्यों बंद कर दिया है? बच्चा रुक गया और जवाब देने में असमर्थ हो गया। पिताजी घर पर हैं, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। मैं इसे पिताजी के लिए बचा रहा हूँ, वापस घर ले जाने के लिए। वान गनफेंग को अचानक अपने दिल में एक कसक महसूस हुई। उसने अपना हाथ उठाया और बच्चे के सिर पर धीरे से हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, बेफिक्र होकर खाओ, बहुत कुछ है। तुम्हारे पिताजी के लिए भी खाना मंगवा लिया गया है। लेकिन बच्चे ने हठपूर्वक अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर एक बार फिर शर्मिंदगी झलक रही थी जब उसने कहा, तुमने मुझे बचाया, मुझे अब तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहिए। बोलते बोलते उसकी नज़र अनायास ही अपने हाथ में पकड़े हुए बन पर चली गई, मानो उसे लग रहा हो कि बन खा लेने से उसके शब्दों की असरदार ताकत कम हो गई है। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी की लाली उभर आए, उसने मुंह खोला, सिर उठाकर वान गनफेंग की तरफ देखा, हाथ में पकड़ा हुआ बन उठाया और बोला, मैं तुम्हें चुका दूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। वास्तव में वान गनफेंग को अपने दिल में बेचैनी का एहसास हुआ, फिर भी उनकी अभिव्यक्ति सौम्य बनी रही। उन्होंने सिर हिलाकर गंभीरता से कहा, धन्यवाद। बच्चा थोड़ा हतप्रभ सा लग रहा था, मानो उलझन में हो। युवक ने उसके बालों पर हाथ फेरा और हल्के से हंसा। भविष्य में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। डॉट 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 डॉट। हत्या के मामले के बावजूद वान गनफेंग और उनके समूह को प्रस्थान में कोई बाधा नहीं आई। जियांगबू में गुप्त संप्रदाय के किंगफेंग क्षेत्र में एक ग्रैंड मास्टर से ठीक नीचे एक प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञ की पहचान अब सबसे बड़ी थी। उदासीन गोंगयू के सामने वह कठोर और हट्टा-कट्टा सैन्य अधिकारी लगभग एक कन्फ्यूशियस विद्वान जैसा व्यवहार करता था जो कविता और साहित्य में पारंगत था। ये जानकर कि वान गनफेंग बच्चे को उसके परिवार की तलाश में खुद ले जाने का इरादा रखता है, उसने न सिर्फ इसे कोई मुश्किल नहीं समझा बल्कि अपनी सहमति भी दे दी। सरकारी अधिकारियों ने राहत की सांस ली और वान गनफेंग की ओर दया भरी नज़रों से देखते हुए मानो उस युवक को एक भव्य प्रशस्ति पत्र भेंट करना चाह रहे हों। खोए हुए रिश्तेदारों की तलाश करना, विशेष रूप से उन मामलों में जहां व्यक्ति की विशेषताएं खराब हो गई हों, अक्सर एक धन्यवादहीन कार्य साबित हुआ। काफ़ी मेहनत करने के बाद भी रिश्तेदार अंततः आप पर अपनी नाराज़गी निकाल सकते हैं। अगर उन्होंने अधिकारियों को सूचना दी तो मामले को संभालने में लापरवाही की एक छोटी सी टिप्पणी, हालांकि इससे कोई गंभीर परिणाम नहीं निकलेंगे, आपको शर्मिंदा कर देगी और स्थिति को समझने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस प्रकार काउंटी मजिस्ट्रेट से लेकर बचाव पक्ष के जनरल तक हर कोई इस चुनौतीपूर्ण कार्य को करने के लिए किसी को चुनने के लिए तैयार था। काउंटी मजिस्ट्रेट ने बार बार प्रोत्साहन दिया और बचाव पक्ष के जनरल ने अपने पद की परवाह न करते हुए वापस लौटने से पहले व्यक्तिगत रूप से गोंगयू और उसके दल को शहर से बाहर ले गए। समूह चुपचाप आगे बढ़ रहा था और पैदल चलने वालों से टकराने के डर से किन राज्य नगर ने नगर के द्वार से 500 मीटर के दायरे में घुड़सवारी पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसलिए वे अपने घोड़ों को लगाम से खींच रहे थे। वान गनफेंग ने एक हाथ में घोड़े की लगाम और दूसरे हाथ में लड़के का हाथ थाम रखा था और बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे। सभी लोग बिना किसी दूरी को बढ़ाए चुपचाप एक साथ आगे बढ़ रहे थे। एक दर्जन या उससे अधिक कदम चलने के बाद गोंगयू की गति थोड़ी धीमी हो गई और उसने वान गनफेंग को एक नज़र देखा और उदासीनता से कहा, इस क्षेत्र के उत्तर में फूफेंग का बॉर्डर पास शहर है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? वान गनफेंग ने तो वहीं विदाई लेने और माफ़ी मांगने की योजना बना ली थी। ये सुनकर वह कुछ देर के लिए रुका। हालांकि उसे गोंगयू का आशय समझ नहीं आया, फिर भी उसने स्वीकृति में सिर हिला दिया। ग्रेट किन का काउंटी शहर सबसे समृद्ध था, लेकिन सीमा दर्रे की ओर जितना आगे बढ़ा वह उतना ही वीरान और दरिद्र होता गया। फिर भी सीमावर्ती शहर अपवाद थे। वे राजसी और दुर्जय थे, लगभग राज्य की राजधानियों के बराबर, और उनके पास सैनिकों की चौकियां थीं। शहर के अंदर व्यवस्था बनाए रखने के लिए कम से कम मध्य तृतीय श्रेणी का एक मार्शल कलाकार होना जरूरी था। दुनिया भर में मार्शल आर्ट के फलने फूलने के साथ ये सीमावर्ती शहर, सच कहें तो, इन मार्शल कलाकारों को रोक नहीं सकते थे। हालांकि वे कारवां को रोकने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। सुव्यवस्थित शाही रास्ते से न चलकर पहाड़ी जंगलों के रास्ते चुनने से कुछ पैसे बच जाते थे, लेकिन बर्बाद हुआ समय बचाए गए पैसे से दोगुना कमाने के लिए काफ़ी था। इसके अलावा पहाड़ी रास्ते डाकुओं से भरे हुए और बेहद खतरनाक थे, शाही रास्ते पर चलकर ईमानदारी से टैक्स चुकाने से कहीं ज़्यादा खतरनाक। बॉर्डर पास सिटी पारंपरिक रूप से वाणिज्यिक कर वसूलती थी और युद्ध या आपदा की स्थिति में ये राज्य के 72 काउंटियों में व्यापारी कारवां के आवागमन को नियंत्रित कर सकती थी। गोंगयू ने वान गनफेंग की ओर देखा और कहा, हम वहाँ 3 दिन तक तुम्हारा इंतजार करेंगे। यदि आप 3 दिनों के भीतर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप इस यात्रा से चूक जाएंगे।
पुनश्च एक और उड़न तश्तरी पुरस्कार के लिए धन्यवाद। मैं आज रात एक लंबा अध्याय प्रस्तुत करूंगा। शुक्रवार को दुकानों पर आने वाली है। आखिरकार आ ही गई। शहर के फाटक पर युवक गोंगयू और उसके साथियों से अलग हो गया। बच्चे को उठाया, उसे अपनी बाहों में भरकर आगे बिठाया। उसने घोड़े की लगाम पकड़ी और हरे अयाल वाले घोड़े को अपने दाहिने पैर से धीरे से धक्का दिया। घोड़े ने, मानो उसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो, एक हल्की हिनहिनाहट भरी और उसी रास्ते पर चल पड़ा जिस रास्ते से वे आए थे। शायद उसे पता था कि उसकी गति इतनी अधिक है कि वह प्रशिक्षित बच्चा उसे सहन नहीं कर सकता, इसलिए वह आधिकारिक सड़क पर बहुत धीमी गति से चला और जल्द ही नज़रों से ओझल हो गया। काउंटी शहर में हत्या की खबर धीरे धीरे फैलने लगी। ऐसा लगा मानो बर्फ का एक बड़ा सा चक्की का पार्ट उबलते तेल में डाल दिया गया हो। पल भर में पूरी सड़क पर विस्फोट हो गया। विक्रेताओं ने अपनी दुकानें बंद कर दी, पैदल चलने वाले घर की ओर चल पड़े और पलक झपकते ही पूरी जगह अस्त व्यस्त, वीरान और भयावह सन्नाटे में बदल गई। बस एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो किसी घंटे की तरह तेज थी और घरेलू कुत्तों के भौंकने पर भी भारी पड़ रही थी। दूसरे तल पर अतिथियों का स्वागत है। निजी कमरे में एक बड़ी गोल मेज रखी थी, जिसका रंग उत्सवी था। उस पर चिकन, बत्तख, मछली और विभिन्न प्रकार के व्यंजन रखे हुए थे। साथ में एक संकरी गर्दन वाला सफ़ेद चीनी मिट्टी का जग भी रखा हुआ था। इसमें वांगशियान काउंटी की एक अनोखी शराब थी, जो सभी उत्तरी काउंटियों में सबसे समृद्ध और साहसी थी। साम्राज्य पर विशेष कहानियों का अनुभव करें। मेज के चारों ओर 10 नक्काशीदार लकड़ी की कुर्सियां रखी थीं। फिर भी केवल एक ही व्यक्ति बैठा था, एक अधेड़ उम्र का आदमी जो काफी मिलनसार लग रहा था। उसने पुराने धूसर कपड़े पहने हुए थे, जो देखने में भले ही आकर्षक न लग रहे हों, पर काफी पहनने के बाद काफी आरामदायक हो गए थे। उसकी हथेलियां बिल्कुल साफ धुली हुई थीं, इतनी पीली कि लगभग जरूरत से ज्यादा पीली, ताकि उन पर कोई खुशबू न रहे, जो उसे बहुत सुकून दे रही थी। उसका शरीर आरामदायक था और उसका मन भी। यह आदमी निश्चित रूप से बहुत आरामदायक जीवन जी रहा था। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो जीवन से प्यार करते थे और उसे अच्छी तरह जीना जानते थे। उन्हें आशा थी कि उनका जीवन हमेशा आरामदायक रहेगा। वह आदमी अपनी चॉपस्टिक से मेज पर रखे व्यंजन आराम से खाता था, खाने पर पूरा ध्यान देता था, यहाँ तक कि अपनी रोटी को सूप में डुबोकर उसका एक एक टुकड़ा भी सोख लेता था। उसकी उंगलियां हमेशा चॉपस्टिक के पिछले हिस्से से 2 उंगलियां जितनी दूरी पर होती थीं और उसकी हरकतें बेहद परिष्कृत थीं। उसके बगल में एक व्यक्ति घुटनों के बल बैठा था। उसका दाहिना हाथ हल्के से उसके घुटने पर टिका हुआ था। उसकी हथेली से खून बह रहा था, जिसका रंग मेज पर पड़े खून से भी अधिक उत्सवी था। आखिरी व्यंजन खत्म करने के बाद आदमी ने अपनी चॉपस्टिक्स प्लेट पर रखी, सांस छोड़ी और अपना हाथ नीचे लटका दिया। फिर चॉपस्टिक्स के अंत को हल्के से छूने और भौहें चढ़ाने से पहले थोड़ा रुका। दोनों चॉपस्टिक्स को तब तक समायोजित किया जब तक कि वे पूरी तरह से संरेखित नहीं हो गईं। फिर उसने आराम से सांस छोड़ी और एक सौम्य और मुस्कुराती हुई निगाह से फर्श पर घुटनों के बल बैठे व्यक्ति को देखा और कहा, इस बार थोड़ी चूक हो गई, बस रहने दीजिए। एक की कमी तो बस एक की कमी है। उसकी आवाज़ थोड़ी रुक गई, उसकी उंगलियां आपस में उलझ गईं। उसने धीरे से कहा, आखिरकार जिस व्यक्ति ने ये परेशानी पैदा की थी, वह पहले ही मर चुका है। नायक को नायक की ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए और खलनायक को खलनायक का आचरण बनाए रखना चाहिए। पागल कुत्ते की तरह उलझे मत रहो। फर्श पर घुटनों के बल बैठे व्यक्ति ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, आपका अधीनस्थ आज्ञा का पालन करता है। आवाज़ तीखी और मधुर थी, शायद किसी युवती की। उसने अपना झुका हुआ सिर उठाया। उसके चेहरे पर 19 अलग अलग निशान थे और उसकी आंखों में एक तेज चमक थी। दीवार के ठीक पार एक रजत पंख वाला उड़ता हुआ बाज उड़ रहा था। उसकी चीख दूर तक गूंज रही थी। एक अन्य निजी कमरे में एक बूढ़ा सा चेहरा लिए एक आदमी मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में उत्साह झलक रहा था। अब जब आपने गोंगयू को अकेला छोड़ दिया है, तो आप मुझे दोष नहीं दे सकते। वह भयावह उपहासपूर्ण हंसी उठी, जो किसी भी मानवीय आवाज से भिन्न थी। वह दृश्य, जो किसी भी मानवीय चेहरे से भिन्न था। डॉट 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 डॉट। छोटे लड़के का नाम एक पिंग रखा गया। वह उसी जगह रहता था जिसके बारे में वांग दिनफेंग ने आज सुबह पूछताछ की थी। यह उस सराय के पास ही होगा जहां उन्होंने पहले खाना खाया था। हरे अयाल वाले घोड़े की ताकत के बावजूद एक पिंग की उसे झेलने की क्षमता को देखते हुए गति बहुत धीमी रखी गई। एक ऐसा सफ़र जो आमतौर पर 1 या 2 घंटे का होता, दोपहर तक खींचता रहा और आखिरकार वे सराय पहुंच गए। बीच बीच में रुककर सिर्फ पेट भरने के लिए पानी और सूखा खाना खाते रहे। सराय में वांग दिनफेंग ने दुकानदार और वेटर से काफ़ी देर तक पूछताछ की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरकार एक हल्के नशे में धुत मेहमान ने एक पिंग द्वारा बताए गए गांव को पहचान लिया और उसे रास्ता बता दिया। उसे धन्यवाद देने के बाद वांग दिनफेंग ने बच्चे की आंखों में बेकाबू चमक देखी, धीरे से हंसे और वहां कुछ खाने का ऑर्डर देने का विचार त्याग दिया। शायद अपने पिता को जल्दी देखना उसे किसी भी उत्तम व्यंजन से अधिक खुशी देगा।
युवक को कुछ एहसास हुआ, लेकिन उसे ग्रेट लियांग गांव में बिताए दिन याद आने लगे। अंकल ली, अंकल वांग, मिस्टर जियांग। मुझे आश्चर्य है कि सब लोग कैसे हैं। इन अस्पष्ट विचारों के साथ वांग इनफेंग और बच्चा लगभग आधे घंटे तक आगे बढ़ते रहे, जब तक कि वे एक गांव तक नहीं पहुंच गए। चारों ओर देखने पर पता चला कि वहां केवल 100 घर थे, जिनके घर काफी नीचे थे और बहुत पुराने लग रहे थे, जिनका वर्षों से रखरखाव ठीक से नहीं हुआ था, तथा जो ग्रेट लियांग गांव से भी अधिक उजाड़ थे। जैसे जैसे सूरज पश्चिम में डूब रहा था, सड़क पर बहुत कम लोग आ जा रहे थे। कुछ ग्रामीण इधर उधर बैठे थे। हालांकि उनके चेहरों पर भूख के कोई निशान नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने घोड़े पर सवार वांग इनफेंग की ओर देखा तो उनके हाव भाव सुन्न से सतर्क और स्पष्ट रूप से रक्षात्मक थे। वांग इनफेंग ने धीरे से हरे अयाल वाले घोड़े की लगाम पकड़ी और फुसफुसाया, यहाँ, क्या ये तुम्हारा घर है, एक पिंग? बच्चे की आंखें खुशी से चमक उठीं और उसने जोर से सिर हिलाया। हाँ, युवक ने राहत की सांस ली, पहले घोड़े से उतरा, फिर बच्चे को नीचे उतारा। एक हाथ से घोड़े की लगाम थामे और दूसरे हाथ से एक पिंग को उसे खींचने दिया और वे गांव की ओर चल पड़े। गांव वालों ने वांग इनफेंग को विदेशी द्वेष भरी नजरों से देखा और अब पिंग को, जिसका चेहरा जख्मों से भरा हुआ था। पहले तो वे डर के मारे थोड़ा ठिठक गए, फिर उसकी पहचान पहचानते ही उनका डर घृणा और समझ में बदल गया, जो घमंड और तिरस्कार से मिश्रित था। उन्होंने ठंडी सांस ली, अपना सिर दूसरी ओर फेर लिया और उन दोनों की मौजूदगी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ये कल्पना करना कठिन था कि इतने कम समय में एक चेहरे पर इतने सारे भाव आ सकते हैं। वांग इनफेंग ने इन चेहरों को देखा, उसके होंठ सिकुड़े हुए थे। उन्होंने एक प्रकार की वीरानी, एक सच्ची वीरानी का गहराई से अनुभव किया। मानव हृदयों का विनाश। इस अपेक्षाकृत गरीब गांव के ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपने अपने इलाकों को संभालते आए थे, गांव के हर चेहरे को जानते थे, यहाँ के सम्मानित व्यक्ति थे और अपनी दुनिया पर पूर्ण प्रभुत्व रखते थे। उनकी दुनिया में कदम रखने वाले हर बाहरी व्यक्ति को वे एक उकसावे के रूप में देखते थे और शत्रुतापूर्ण निगाहों और मौन प्रतिरोध के साथ वे इन बाहरी लोगों को भगा देते थे, फिर अपने जाने पहचाने दिनों की वापसी का जश्न मनाते थे। गांव बहुत छोटा था, लगभग 100 घरों वाला गांव कितना बड़ा हो सकता है। वांग इनफेंग और एक पिंग को गांव के दूर वाले छोर तक पहुंचने में 10 मिनट से भी कम समय लगा, जहां उन्हें एक छोटी जर्जर लकड़ी की झोपड़ी दिखाई दी। एक पिंग ने उस युवक का हाथ छोड़ा, खुशी से चिल्लाया और झोपड़ी में घुस गया, जबकि वांग इनफेंग रुक गया और इस बार पिता पुत्र के पास जाने का फैसला किया। उसकी नजरें उठीं और वह जीर्ण शीर्ण लकड़ी के घर पर घूम गई। छत पर पहले से ही 2 छेद दिखाई दे रहे थे, जिन्हें लकड़ी के तख्तों से बेतरतीब ढंग से ढका गया था। हर कोने पर पत्थरों से बोझा बना हुआ था और खिड़कियों पर चिपका कागज गहरे धूसर रंग का हो गया था, जिसमें भी कई छेद हो गए थे। बारिश और उसके बाद सूखने के कारण यह अपनी सिकुड़ी हुई सतह के साथ बेहद भद्दा लग रहा था। युवक ने हल्के से अपने हाथ से उसके माथे पर थपथपाया, उसकी निगाहें समझदार थीं। अभी भी बहुत समय था। जाने से पहले वह उनके घर की मरम्मत करके उन्हें ठंड से बचा सकता था। बहुत समय हो गया था जब कोई मरम्मत नहीं हुई थी। लिबाई की खिड़की आखिरी खिड़की थी जिस पर मैंने कागज लगाया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरी योग्यताएं खराब हो गई हैं। युवक कुछ विचलित था। तभी अचानक दरवाजे के अंदर से एक तेज चीख आई, जो दहशत और भय से भरी थी। वांग इनफेंग के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसे तुरंत कोई परवाह नहीं रही। वह आगे बढ़ा और दरवाज़ा धक्का देकर खोल दिया। अंदर का कमरा और भी जर्जर था। आपिंग घबराकर अंदर वाले कमरे से बाहर भागा, दहलीज पर ठोकर खाकर गिरते गिरते बचा। वांग इनफेंग ने उसे स्थिर करने के लिए हाथ बढ़ाया। आपिंग के नेंगुआ ने क्यू पॉइंट पर अपनी दाहिनी उंगलियों को दबाया, उसकी आत्मा को शांत और स्थिर करने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति को प्रवाहित किया और साथ ही धीरे से चिल्लाया। स्वर्णिम घंटी की ढाल आंतरिक शक्ति का संचार कर रही थी, मानो घंटी की आवाज़ गूंज रही हो, आत्मा को झंकृत कर रही हो। आपिंग के घबराए हुए चेहरे पर एक क्षण के लिए विराम छा गया और वांग इनफेंग ने धीरे से पूछा, क्या हुआ आपिंग? मानो अपना आखिरी सहारा पकड़ते हुए बच्चा वांग इनफेंग के दामन से चिपक गया। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी जब उसने कहा, पिताजी, पिताजी गायब हैं। वांग इनफेंग की अभिव्यक्ति धीरे से बदल गई। उन्होंने आपिंग के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, पहले शांत हो जाओ। तुम्हारे पिताजी आमतौर पर कहाँ जाते हैं? वे कैसे दिखते हैं? उनका वर्णन करो। हम अब उसे ढूंढने जाएंगे और आसपास के पड़ोसियों से भी पूछेंगे। शायद गोल्डन बेल शील्ड के दिल दहला देने वाले असर की वजह से आपिंग मुश्किल से थोड़ा संभल पाया। अपने पिता के रूप का वर्णन करते हुए वह बड़ी मुश्किल से हकला रहा था। इसके बाद वांग इनफेंग और उसने बाहर अंधेरा होने तक खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। और जब उन पड़ोसियों से पूछा गया तो वे दोनों से निपटने के लिए पूरी तरह से अधीर हो गए और अक्सर व्यंग्यात्मक और उपहासपूर्ण शब्दों से जवाब देने लगे। उस रात वांग इनफेंग ने बच्चे को घर में ही रहने दिया, जबकि मार्शल आर्ट में विशेषज्ञता होने के कारण उन्होंने खोज जारी रखी, यहाँ तक कि आसपास के जंगलों में भी गए, फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला।
भोर होते ही उसे अचानक एहसास हुआ कि वह पूरी रात ढूंढता रहा था। उसने कुछ स्टीम्ड बन खरीदे और आ पिंग के घर लौट आया। पहले तो उसने अपना चेहरा थपथपाया और खुद को संभाला, फिर दरवाज़ा धक्का देकर खोला और गर्मजोशी से बोला, पिंग, अब मुझे कुछ सुराग मिले हैं, आओ कुछ खा लो। तो फिर हम तलाश जारी रखेंगे। शब्द तो निकले पर किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वान वेनफेंग के हाव भाव थोड़े बदल गए। वह अंदर गया तो उसे कोई नहीं मिला। उसकी आंखें अनायास ही तेज हो गईं और उसने चारों ओर देखा। उसका नज़ारा साफ था और जैसे ही उसकी तनावग्रस्त नसें ढीली हुईं, उसने हल्की सी आह भरी और पीछे एक बैरल के पास पहुंचा जिस पर एक गांठ लगी थी और हल्के से खटखटाते हुए उसने कहा, तुम वहां क्या कर रहे हो? बाहर आओ। जब उनके शब्द शांत हो गए तो कोई जवाब न मिलने पर वान वेनफेंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, छिपना बंद करो, मैं तुम्हें पहले ही ढूंढ चुका हूं। कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उसने सीधे बैरल उठाया और देखा कि पिंग उसके नीचे एक गेंद की तरह बैठा है, राख से लथपथ, अपने चेहरे और बालों पर धूल झाड़ रहा है। वान वेनफेंग ने उसके सिर पर थपथपाया, उसके चेहरे को सहारा दिया और भौहें चढ़ाते हुए पूछा, तुम यहाँ छुपकर क्या कर रहे हो? पिंग एक क्षण के लिए चुप रहा। उसकी निगाहें इधर उधर घूम रही थीं और उसकी उंगलियां हल्के से जमीन को खुरच रही थीं। उसके चेहरे पर पहले से ही चोटों के निशान थे, फिर भी वह हट दिखा रहा था जब वह फुसफुसाया, उस लड़की ने कहा, बस 3 दिन तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। मैं अपने पिता को खुद ढूंढ लूंगा। वह बहुत अनाड़ी हैं, वह ज़्यादा दूर नहीं जा सकते थे। लेकिन हम अपनी वजह से आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आपने पहले ही काफ़ी मदद कर दी है। युवक की बातों से प्रभावित होकर इस जिद्दी और परेशान करने वाले बच्चे को कैसे मनाएं, ये समझ न पाने के बावजूद अचानक बाहर से सरसराहट की आवाज़ आई। वान वेनफेंग के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। पिंग, जो नीचे देख रहा था, मानो बिजली गिर गई हो, एक पल के लिए अकड़ गया और फिर अस्त व्यस्त होकर दरवाजे से बाहर भाग गया। वान वेनफेंग समझ गया और उसके पीछे चलने के लिए उठा। उसने देखा कि वह दुबला पतला बच्चा एक मैले कुचले आदमी को घूर रहा था जिसके चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण भाव था। पिंग को देखते हुए उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। उसने मुंह खोला लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं कह पाया। मानो उसे कुछ याद आ रहा हो। उसने अपने कपड़े में हाथ डाला, तेल लगे कागज में लिपटा एक कैंडीड हॉ निकाला और पिंग को एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ देखा। कैंडीड हा, वापस आओ। प्रिया पिंग, बस वापस आएगा। वान वेनफेंग ने अपना मुंह खोला और देखा कि कैसे गांव वालों के उपहास और तिरस्कार के बावजूद जिद्दी बच्चे का शरीर हल्का सा कांप रहा था। उसने धीरे से गाली दी, मूर्ख। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी और वह अचानक उस मूर्ख आदमी की बाहों में गिर पड़ा, मानो अपनी सारी शिकायतें, डर और बेचैनी जोर से चीखकर निकाल देना चाहता हो। मूर्ख आदमी हैरान था। उसने कैंडी वाला हॉ पकड़ा हुआ था। उसका चेहरा भावशून्य और मूर्खतापूर्ण था। उसके हाथ ने पिंग की पीठ को धीरे से थपथपाया। क्या उन्होंने सोचा था कि सिर्फ एक कैंडीड हॉ के साथ एक खोया हुआ बच्चा अपना रास्ता खुद ढूंढ सकता है? यह कोई गांव मात्र नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह भटक कर किसी काउंटी शहर में चला गया हो? वान वेनफेंग की नज़रें दरवाजे के सहारे टिकी हुई कैंडीड हॉ पर पड़ी। उनके दिमाग ने अचानक पिंग को मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए फूफेंग ले जाने के शुरुआती विचार को खारिज कर दिया। आखिरकार हो सकता है कि वह इसके लिए तैयार भी न हो। युवक ने गहरी सांस छोड़ी और चुपचाप दरवाजे के किनारे टिक गया। श्रेष्ठ मार्शल आर्ट से भी अधिक महत्वपूर्ण कई चीजें हैं। उदाहरण के लिए पिता और पुत्र के बीच निर्भरता। उदाहरण के लिए एक युवा की गरिमा। गांव में ऊपर अचानक एक स्पष्ट सीटी की आवाज सुनाई दी। एक चांदी के पंखों वाला उड़ता हुआ बाज अपने पंख फैलाकर धुंध से बाहर चक्कर लगाता हुआ दिखाई दिया। PS लंबा अध्याय प्रस्तुत किया गया। पिता और पुत्र एक पल के लिए गले मिले और वेनफेंग थोड़ा शर्मिंदा सा महसूस कर रहा था। अपने पिता की बाहों से छूटने की कोशिश कर रहा था। उसने जल्दी से अपनी आस्तीन ऊपर उठाकर अपने चेहरे पर आंसुओं की लकीरें पोंछीं, फिर कुछ अस्पष्ट सा बुदबुदाया। वह सीधा सादा और भोला भाला आदमी वान वेनफेंग के चेहरे को घूर रहा था और धीरे धीरे कृतज्ञता का भाव उभरने लगा। उसने अपना मुंह खोला और कुछ अस्पष्ट आवाजें निकालीं, जबकि वेनफेंग उसके बगल में खड़ा था, अपने पिता के कपड़ों के किनारे को पकड़े हुए और फुसफुसाया। उसने कहा, धन्यवाद। वान वेनफेंग क्षण भर के लिए शांत हो गए, फिर उस आदमी की ओर मुस्कुराते हुए बोले, धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, चाचा। मैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी अभिव्यक्ति में अचानक परिवर्तन आ गया। आसपास एक हल्की सी हत्या की मंशा प्रकट होने लगी, जो धीरे धीरे इस तरह सामने आ रही थी मानो वह पकड़ी नहीं जाना चाहती थी। यह मुझ पर निर्देशित है। वान वेनफेंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे एक एहसास हुआ और उसके विचार तेजी से दौड़ने लगे। जिस पिता पुत्र से वह अभी अभी मिला था, उसकी ओर देखते हुए उसने अचानक अपना हाथ उठाया और वेनफेंग के सिर पर रखकर उसे जोर से सहलाया। बच्चा अचंभित हो गया। तभी उसने वान वेनफेंग की धीमी आवाज़ सुनी, यहीं रुको, बाहर मत जाओ।
इससे पहले कि इनफेंग स्थिति को समझ पाता, उसने नीली शर्ट पहने युवक को दरवाजा खोलते और बाहर निकलते देखा। तभी एक तेज सीटी बजी, जिसके जवाब में हरे अयाल वाले घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई दी। दरवाजे की दरार से इनफेंग ने वांग इनफेंग को तेजी से बाहर आते और जोर से अपने पैरों पर खड़ा होते देखा। जैसे ही वह नीचे उतरा, घोड़े ने चतुराई से उस युवक को पकड़ लिया। उसकी नसों के ऊपर की मांसपेशियां उभर आईं, जिससे आकृति जैसी लहरें पैदा हुईं, और उसकी गूंजती हिनहिनाहट के बीच वह अचानक तेज हो गया, हवा के झोंके या बिजली की चमक की तरह तेजी से आगे बढ़ा, पलक झपकते ही गायब हो गया, जब तक कि सिर्फ एक क्षणभंगुर परछाई ही शेष नहीं रह गई। एम्पायर की विशेष सामग्री का आनंद लें। अनफेंग एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, फिर उसे याद आया कि सफ़ेद कपड़ों वाली नायिका ने पिछले दिन 3 दिन के वादे के बारे में क्या कहा था। उसने सोचा कि वांग इनफेंग जल्दी में होगा, लेकिन वह बिना कुछ कहे चला गया, जिससे इनफेंग कुछ निराश हो गया। तभी दरवाजे के सामने से 2 नाराज गालियां सुनाई दीं और 2 आकृतियां, एक काली और एक सफ़ेद, कोने से अचानक उभर आईं। अपनी चीखों और गालियों में अपने आसपास की परवाह न करते हुए वे तेजी से उस घटते हुए कण यानी वांग इनफेंग का पीछा करने लगी। उनकी गति लगभग सरपट दौड़ते घोड़े के बराबर थी। जैसे ही काले कपड़ों वाला व्यक्ति जाने से पहले लकड़ी के घर की ओर मुड़ा, इनफेंग के दिल की गहराइयों से अचानक एक सिहरन सी उठी। उसके पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसकी दृष्टि थोड़ी धुंधली हो गई, फिर भी ऐसा लगा जैसे उसने उस युवक को देखा हो जो भागकर बाहर आया था। यहीं रुको, बाहर मत जाओ। उसके होंठ खुल गए, लेकिन उसके अंदर बेबसी का एक भाव उमड़ आया, जिसमें पिछले 2 दिनों का डर और आसानी से पकड़े जाने का डर भी शामिल था। जिंदगी में पहली बार उसे मार्शल आर्ट के हुनर की चाहत होने लगी। डॉट 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 डॉट। महान सड़क पर घोड़े पर बेतहाशा सवारी। उसके नीचे का विदेशी जानवर सचमुच आज़ाद हो गया। उसकी चालें तेज और भयंकर थीं, लेकिन एक सच्चा 9वीं रैंक का मार्शल कलाकार अपनी पूरी ताकत से एक प्रसिद्ध घोड़े की विस्फोटक शक्ति का मुकाबला एक छोटे से झटके में कर सकता था। 2 पीछा करने वालों में से काले कपड़े पहने एक घोड़ा किंगकोंग में विशेष रूप से निपुण लग रहा था, जो एक भूत की तरह उसके करीब आ रहा था। पंजों से लिपटा हुआ चाबुक का ताला वांग इनफेंग के कंधे की ओर क्रूरता से फेंका गया। युवक के बाएं हाथ में लगाम थी और दाएं हाथ में तलवार की मूठ। अष्टभुजी तलवार एक चाप और झटके में म्यान से बाहर निकली और लोहे के पंजे से 2 बार टकराए। उसने अपनी 70% शक्ति हथियार को विक्षेपित करने में लगा दी, घोड़े के वेग का उपयोग करके उसे दूर धकेल दिया, और उसे जल्दी ही अपने हमलावर की क्षमताओं का स्तर समझ आ गया। 9वीं कक्षा। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी, और घोड़े की कमर पर अपने दाहिने पैर की हल्की सी थपकी के साथ वह संवेदनशील विदेशी जानवर जोर से हिनहिनाया, सरकारी सड़क से मुड़कर बाईं ओर घने जंगल में चला गया। काले कपड़े पहने वह आकृति किसी छायादार भूत की तरह पास ही खड़ी रही, बीच बीच में अपने किमेन हथियार से हमला करती और दुष्टता से हंसती रही। हे, अब तुम डर गए हो और भागने की कोशिश कर रहे हो। बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। अगर आप उस गांव में पहले ही रुक गए होते और उन नीच ग्रामीणों के जीवन को ढाल की तरह इस्तेमाल करते, तो शायद आप कुछ और समय तक जीवित रह सकते थे। अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। मरने के लिए तैयार हो जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। आवाज भयानक थी, जो किसी भयावह मार्शल आर्ट तकनीक का संकेत दे रही थी, जिसने दिल पर चोट की। वांग इनफेंग का धैर्य डगमगा गया, उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। नीच गांव वाले, हम ऐसे तरीके से काम करते हैं जिसे मैं समझाने पर भी तुम्हें समझ नहीं आएगा। आवाज में आंतरिक शक्ति थी, घंटी की आवाज की तरह गूंज रही थी, रूह को झकझोर रही थी। काले कपड़े पहने उस व्यक्ति के नापाक कौशल तुरंत चकनाचूर हो गए, उसकी अभिव्यक्ति एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। तभी वांग इनफेंग के दाहिने हाथ ने विपलॉक को जोर से झपट्टा मारा और उसे पास के एक बड़े पेड़ के तने में उलझा दिया। विपलॉक को कसकर खींचा गया और युवक ने उसे हवा में उछालने के लिए सहारा लिया। हालांकि पीछा कर रहा हत्यारा क्षण भर के लिए भ्रमित जरूर हुआ, लेकिन उसकी सहज बुद्धि बरकरार रही। उसके फौलादी पंजे घूम गए और आगे की हवा को चीरते हुए एक अभेद्य अवरोध बना दिया। लेकिन वांग इनफेंग ने विपलॉक की ताकत का इस्तेमाल करके एक बड़े घेरे में घूमते हुए उस आदमी के सिर के ऊपर से फिसलते हुए उसके पीछे जा गिरा। अपनी जड़ता के बल पर उसकी ताकत 3 गुना बढ़ गई और उसने उस आदमी की पीठ पर एक जोरदार लात मारी। एक चटक और कुरकुरी आवाज गूंजी, आंतरिक शक्ति का संचार हुआ और उस आदमी की पुतलियां फैल गईं तथा उसके मुंह के कोने से खून की धार बहने लगी। कुछ तो गड़बड़ थी, लक्ष्य की ताकत का गलत आकलन किया गया था। यह विचार उसके मन में कौंध गया जब उसका शरीर फटे कपड़े की तरह आगे की ओर उछल पड़ा। हरे बालों वाला घोड़ा अपने मालिक के घोड़े से उतरते ही ठीक समय पर रुक गया ताकि पीछे मुड़कर एक आती हुई वस्तु का सामना कर सके।
चौंक कर घोड़ा उछल पड़ा और अपनी लंबी हिनहिनाहट के बीच अपने कटोरे के आकार के खुरों को उठाकर बेरहमी से उस आदमी की छाती पर पटकने लगा। दो जबरदस्त ताकतों, एक आगे से और एक पीछे से, के प्रहार से लगातार तड़पने की आवाज़ सुनाई दी और उस आदमी की छाती की हड्डियां चकनाचूर हो गईं। उसने ताज़ा खून उगल दिया। 9वें दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट हवा में ही अपनी सारी प्रतिरोधक क्षमता खो बैठा और ज़मीन पर गिर पड़ा। मार्शल आर्ट युद्ध में जीवन और मृत्यु का निर्णय एक ही सांस में किया जा सकता है। तभी सफ़ेद कपड़े पहने आदमी वहां पहुंच गया और ये दृश्य देखकर उसके पसीने छूट गए। अब तक वान दिनफेंग ने चाबुक का ताला खोल दिया था और जैसे ही वह सफ़ेद कपड़े पहने आदमी की ओर बढ़ा, उसके शरीर के चारों ओर बिजली चमकने लगी। ये समझते हुए कि अब बचना व्यर्थ है, उस आदमी का चेहरा क्रूरता से तमतमा उठा और उसने अपनी आंतरिक शक्ति को इकट्ठा करते हुए एक हताश संघर्ष के लिए तैयार हो गया। वह मूर्ति की तरह निश्चल खड़ा रहा। जब वान दिनफेंग उसके 4 कदम के भीतर पहुंचा तो उसकी आंतरिक शक्ति जोरदार तरीके से उभरी और उसका झुका हुआ दाहिना हाथ बिजली की तरह ऊपर उठा, बर्फ की तरह चमकता हुआ अपना लंबा ब्लेड निकाला और सामने जो कुछ भी था उस पर तिरछा वार किया, जिससे उसका प्रतिद्वंद्वी अचंभित रह गया। इस चाल में आश्चर्य का सार समाहित था, जिससे उसे कई मुश्किलों से निकलने में मदद मिली। हालांकि लगभग उसी क्षण वान दिनफेंग का शरीर अचानक एक तरफ खिसक गया और धारदार ब्लेड की धार से बच निकला, मानो उसने पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया हो। क्या? उस आदमी का उत्तेजित क्रूर चेहरा अचानक जम गया। वह बचने के लिए बेताब था, लेकिन पहले ही हमले के बीच में ही अकड़ गया था और मुश्किल से हिल पा रहा था। उसी समय वह युवक उसके बगल में आ गया। उसका दाहिना हाथ उसके शरीर पर एक लंबी तलवार चला रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने बेरहमी से तलवार उस आदमी के गले पर कस दी। आंतरिक शक्ति जागृत हुई और 7 फुट लंबे व्यक्ति को उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया गया, जिससे उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उन्होंने महसूस किया कि कई प्रमुख एक्यूपॉइंट ठंडे पड़ गए हैं, क्योंकि उनकी आंतरिक शक्ति को जुटाना अचानक असंभव हो गया। जोर से खांसते हुए उसने आंखें खोलीं तो देखा कि उसके शरीर में 7-8 चमकदार चांदी की सुइयां धंसी हुई हैं। उसका रंग पीला पड़ गया है। वान दिनफेंग ने अपनी तलवार म्यान में डाली, फिर म्यान से उस आदमी के मुंह पर अचानक वार किया, अपनी अंदरूनी ताकत लगाई और आत्महत्या रोकने के लिए उसके सारे स्टील के दांत तोड़ दिए। तभी उसने सफ़ेद कपड़े पहने हत्यारे को पकड़ लिया, जिसके मुंह से खून निकल रहा था, और हरे मूंछ वाले घोड़े के पास वापस चला गया और उसे लापरवाही से जमीन पर पटक दिया। एक अन्य बदकिस्मत व्यक्ति की जांच करने के बाद, जिसकी पसलियां घोड़े के खुरों से कुचल गई थीं और उसे केवल गंभीर रूप से घायल पाया, वान दिनफेंग ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उस आदमी के सभी पीले दांत तोड़ दिए। उन्होंने उसके कई एक्यूपॉइंट्स पर चांदी की सुइयां रखीं, अपनी उंगली से उन्हें हल्के से हिलाया और अपनी आंतरिक शक्ति को प्रवाहित किया, जिससे काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति को कुछ हद तक होश आ गया। युवक ने सुइयां वापस खींच लीं और दोनों 9वें दर्जे के मार्शल कलाकारों की ओर देखा। उन्होंने शांतिपूर्वक कहा, आगे मैं आप सभी से अलग अलग कुछ प्रश्न पूछूंगा। यदि आपके उत्तर अलग अलग हुए तो आप जानते हैं कि भाग्य क्या है। लेकिन अगर तुम सच बोलोगे। उसकी आवाज़ रुक गई, फिर उसने समान रूप से बोलना जारी रखा, वान दिनफेंग तुम्हें नहीं मारेगा। ये कहकर उसने उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि सफ़ेद कपड़े पहने व्यक्ति को उठाया और चला गया। आधा शरीर जमीन पर घिसट रहा था और मुंह खून से लथपथ सफ़ेद कपड़ों वाले मार्शल आर्टिस्ट को लगा कि उसने उस नौजवान की धीमी आवाज़ सुनी है, इतना जवान और फिर भी मेरे पीछे आने की हिम्मत। आवाज़ उलझन भरी थी, जिससे सफ़ेद कपड़ों वाले आदमी को और भी ज़्यादा डर लग रहा था और खुफिया जानकारी देने वाले के प्रति उसके मन में नफरत पैदा हो रही थी। तो क्या ये वह है जो 9वीं रैंक तक पहुंचने की कगार पर है, तलवारबाजी और चाबुक तकनीक में कुशल है और एक धर्मी और भोला चरित्र वाला है? जब वह उस युवक के कार्यों पर विचार कर रहा था तो उसके होठों से लगातार खून बह रहा था। वह सब इतना कुशल और निर्दयी था। उसका चेहरा पश्चाताप और दर्द से भरा हुआ था। आप सिर्फ 14 साल के छात्र हैं, किताबों के 14 साल के रखवाले हैं। तुम्हें ये बातें क्यों पता होंगी? और तुम इतने अभ्यस्त क्यों हो? सफ़ेद कपड़े पहने मार्शल कलाकार के दिल में भय का एहसास हुआ। वह लगभग बिना आंसू बहाए रोने लगा। आखिर असली खलनायक कौन है? वान दिनफेंग ने सफ़ेद वस्त्र पहने मार्शल कलाकार को दूर स्थान पर खींच लिया, उसे जमीन पर पटक दिया और एक क्षण के लिए उससे पूछताछ की, फिर उसे वापस हरे मन वाले घोड़े के पास खींच लिया और उसकी आंतरिक शक्ति को सील कर दिया और उसे शानदार घोड़े के खुरों के नीचे छोड़ दिया। इस विदेशी जानवर की क्रूर शक्ति के सामने आंतरिक शक्ति से रहित एक मार्शल कलाकार भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। फिर वह काले कपड़े पहने उस गंभीर रूप से घायल मार्शल कलाकार को लेकर चला गया। पूछताछ की मूल प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए, या शायद आशा की एक किरण की लालसा में, काले कपड़े पहने वह मूल रूप से घमंडी मार्शल कलाकार अब बेहद शांत हो गया था और वान दिनफेंग को वह सब कुछ बताने के लिए लगभग उत्सुक था जो वह जानता था। अंतिम प्रश्न पूछे जाने के बाद काले वस्त्र पहने मार्शल कलाकार ने निगल लिया। उसके पूरे मुंह में खून का स्वाद फैल गया।
उसने उस युवक की ओर देखा। रोशनी के सामने खड़े होकर उसे बस एक धुंधली सी आकृति और एक लकड़ी की तलवार दिखाई दे रही थी, जिससे उसके दिल में डर बैठ गया। उसने अनजाने में अपने हाथों से खुद को सहारा दिया और पीछे हटते हुए अस्पष्ट रूप से हकलाते हुए बोला, तुमने कहा था कि सच बोलकर तुम हमें जाने दोगे। वान गनफेंग ने उसकी ओर देखा, थोड़ा सिर हिलाया और लकड़ी की तलवार उसकी पीठ के पीछे रख दी। काले कपड़े पहने मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा शांत हुआ, फिर उसके चेहरे पर एक नाराजगी भरी अभिव्यक्ति उभरी। उसी क्षण युवक ने हल्के से अपने पैर का अंगूठा हिलाया, एक पेड़ की टहनी उभरी और काले कपड़े पहने मार्शल आर्टिस्ट ने अनजाने में अपनी आंखों से उसका पीछा किया। उसे अचानक अपनी सांसें रुकी हुई महसूस हुईं। एम्पायर से जुड़े रहें। सूर्य की रोशनी में ऐसा लगा जैसे कोई भूतिया रोशनी चमक उठी हो, फिर उसके गले में दर्द हुआ और फिर वह बेहोश हो गया। युवक ने पेड़ की शाखा को एक कोन पर पकड़ लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। खून धीरे धीरे शाखा पर इकट्ठा हो गया और जमीन पर टपकने लगा। बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे सफ़ेद पोशाक पहने मार्शल आर्टिस्ट ने वान गनफेंग को बाहर आते देखा। पहले तो उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे, लेकिन फिर उसने खून से सनी शाखा देखी। उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए और वह सहज ही भाग जाना चाहता था। हालांकि गंभीर रूप से घायल होने के कारण वह हिल भी नहीं पा रहा था और केवल उस युवक को नाराजगी भरी नज़रों से देख रहा था और भारी आवाज़ में कह रहा था, तुमने कहा था तुम हमें नहीं मारोगे। वान गनफेंग का शरीर किसी प्रवासी हंस की तरह तेजी से हिल रहा था। उसका दाहिना हाथ डाल पकड़े हुए था और बायां हाथ डाल के सिरे पर दबा हुआ था। वह तुरंत उस आदमी के सामने प्रकट हुआ। डाल से एक जोरदार गरजती हुई शक्ति निकल रही थी और गति इतनी तेज थी कि उस आदमी की सांस रुक गई। अचानक उसके दिमाग में एक नाम कौंधा। उसकी आंखों में दहशत के भाव थे। तलवार की तरह लगी शाखा सीधे उसके गले में चुभ गई, आंतरिक शक्ति के संचार को झेलने में असमर्थ प्रतीत हुई और बीच में ही टूट गई। सफ़ेद वस्त्र पहने वह व्यक्ति, जो गंभीर रूप से घायल था लेकिन अभी तक मरा नहीं था, उस युवक को घूर रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं। इरादा कठोर। लकड़ी की तलवार ने फिर से वार किया, उसके गले को चीरते हुए उसके जीवन का आखिरी टुकड़ा भी काट डाला। शुरू से अंत तक वान गनफेंग ने उन्हें एक भी स्पष्टीकरण नहीं दिया था। अपनी तलवार म्यान में रखते हुए युवक अपने घोड़े पर कूद पड़ा, हल्के से चिल्लाया। उत्साही घोड़ा घूम गया उत्तर की ओर, फूफेंग गुवान शहर की ओर बढ़ गया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी, बिना किसी आराम के। ये दोनों तो बस पर्दे के पीछे किसी के हाथ की तलवारें थे, जो बेहद अज्ञानी थे। उन्हें ये भी नहीं पता था कि उन्हें कौन चला रहा है, न ही उन्हें अपने संगठन के बारे में ज्यादा कुछ पता था। बस अपने नेता का अनुसरण कर रहे थे। हत्या या लूट, किसे मारें किसे लूटें, सब कुछ नेता के आदेश से। इस बार उनका निशाना जन्मदिन समारोह के लिए फूफेंग अकादमी से किंगफेंग जा रहा काफिला था। अगर टीम में गोंग यू न होता तो वे किसी को बचा पाते। अगर वह न होता तो शायद वे पहले ही हमला कर देते। गोंग यू की मौजूदगी के बावजूद 7वें रैंक के नेता, 8वें रैंक के 2 और 9वें रैंक के बाकी मार्शल कलाकारों के साथ काफिले से बहुत पीछे चल रहे थे। उनके चोर इरादे अटल थे। एक रणनीतिक कदम उठाते हुए उन्होंने वान गनफेंग, जिसका वर्णन दस्तावेजों में 9वें रैंक से नीचे बताया गया है, को 2 9वें रैंक के मार्शल कलाकारों को भेजने के योग्य समझा, क्योंकि यह एक सतर्क कदम था। युवक का चेहरा गहरी झील की तरह स्थिर था और वह पहले ही अनुमान लगाने लगा था कि यह मामला क्यों उठा था। उसके हृदय में क्रोध और हत्या की भावना उमड़ी, लेकिन वह शांत हो गई। फिलहाल सबसे अच्छा कदम यही है कि सीनियर गोंग यू को पहले ही सूचित कर दिया जाए। गाड़ी चलाना। चिल्लाते हुए हरे अयाल वाले घोड़े ने अपनी गति बढ़ा दी, जिससे आधिकारिक सड़क पर धूल का एक निशान बन गया। डॉट 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 डॉट। फूफेंग गुवान शहर। चांदी के पंखों वाला एक उड़ता हुआ चील कई चक्कर लगाता हुआ, अपने पंख सिकोड़ता हुआ तीर की तरह सीधा आंगन में उतरा। कम ऊंचाई पर अपने पंख फड़फड़ाते हुए एक दुबले पतले अधेड़ आदमी ने मुस्कुराकर मुंह से सीटी बजाई और चील प्यार से उसके दाहिने हाथ के चमड़े के म्यान पर उतरी, उसकी ठुड्डी को सहलाया और एक हल्की सी हंसी निकाली। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपने बाएं हाथ से उड़ते हुए बाज को नियंत्रित किया और तीखी और संक्षिप्त आवाजें निकालीं। बाज ने प्रशिक्षित स्वर में जवाब दिया। कुछ ही क्षणों बाद उस आदमी के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसने अपनी कमर पर बंधी थैली से ताज़ा मांस का एक टुकड़ा निकाला, बाज को चोंच मारने के लिए हवा में उछाला और फिर मुड़कर घर में घुस गया। कमरे में काले कपड़े पहने एक आदमी बैठा था। उसके चेहरे के भाव पुराने थे, माथे पर नील रंग का एक धब्बा था, जिससे वह इंसान से कम लग रहा था। अधेड़ उम्र का आदमी जल्दी से उसके पास गया, अपना सिर झुकाया, अपनी आंखें फेर लीं और फुसफुसाया, बड़े भाई, हम असफल हो गए। उसकी आवाज़ थोड़ी रुकी, फिर आगे बढ़ी। वे दोनों जीवित नहीं बच पाए। पुरातनपंथी व्यक्ति की आंखें थोड़ी सी हिल गईं जब उसने अपने बगल में बैठे सम्माननीय अधीनस्थ को देखा। यद्यपि बाद वाले की मार्शल आर्ट कौशल मुश्किल से 9वीं रैंक पर थी, लेकिन उनकी युवावस्था में एक भाग्यशाली मुठभेड़ हुई थी। उन्होंने सिल्वर फेदर फ्लाइंग ईगल्स की एक जोड़ी को बचाया
उनके साथ बड़ा हुआ, और जैसे जैसे विदेशी जानवर मानव स्वभाव को समझते गए, उन्होंने अपने लक्ष्य के स्थान और सामान्य गतिविधियों को ठीक से पहचानने और निगरानी करने के लिए ईगल्स का उपयोग किया। चूंकि उन्होंने उल्लेख किया कि वे असफल रहे, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसके दिल में कोई हलचल नहीं हुई, उसके होंठ हल्के से हिले और उसने भारी स्वर में कहा, वे जीवित नहीं बचे। ऐसा लगता है कि खुफिया जानकारी गलत थी। क्या दूसरा बाज अभी तक आ पहुंचा है? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आदरपूर्वक झुककर उत्तर दिया। एक गया, एक वापस आया, लेकिन लड़के का पता अभी भी नियंत्रण में है। सीधे गुवान शहर की ओर जा रहा हूं। पुरातन आदमी ने सिर हिलाया और कहा, फूफैंग का समूह अभी भी इस गुवान शहर में है, निश्चित रूप से पुस्तकों के इस संरक्षक की प्रतीक्षा कर रहा है। फिलहाल उन्हें ईगल द्वारा निगरानी की आवश्यकता नहीं है। दूसरे को भी छोड़ दो। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति थोड़ा हैरान हो गया। हाल ही में वे गोंग यू की पार्टी की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए फ्लाइंग ईगल्स का उपयोग कर रहे थे। वांग वेनफेंग के जाने के बाद से एक चील को अलग करना पहले से ही असुविधाजनक हो गया था, क्योंकि हर संक्रमण काल में वे अस्थायी रूप से निरीक्षण करने में असमर्थ हो जाते थे। अब जब ये चील वापस आ रही है तो इसे गुवान शहर के ऊपर उड़कर गोंग यू और अन्य की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। इसे फिर से छोड़ना दूसरे लक्ष्यों को पूरी तरह से छोड़ देने जैसा लग रहा था। जैसे ही उसका मन भटका, उसने अचानक बॉस को बोलते सुना। तीसरा, चौथा। आवाज तेज तो नहीं थी, लेकिन कमरे में मौजूद सभी लोगों को सुनाई दे रही थी, जिससे उसकी गहरी आंतरिक शक्ति का प्रदर्शन हो रहा था। कुछ ही क्षणों बाद भीतरी कमरे से दो आकृतियां प्रकट हुईं। एक का रंग गहरा और शरीर काफी बड़ा था, दोनों हाथों में 5 सोने के छल्ले थे। उसके कदमों की आवाज इतनी तेज थी मानो उसका शरीर मांस का नहीं, बल्कि धातु और पत्थर का बना हो। दूसरा विद्वान सा था, नीले वस्त्र पहने, अक्सर लोगों को देखकर मुस्कुराता रहता था। उसका बायां हाथ उसकी पीठ के पीछे था, जबकि दाएं हाथ में एक जेड बोन फोल्डिंग फैन था। वह भूत की तरह हिल रहा था, बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहा था। दोनों उस पुरातन व्यक्ति के पास गए, उसे आदरपूर्वक प्रणाम किया और उसने सहजता से अपना हाथ हिलाते हुए कहा, तुम दोनों बाज के निशान का अनुसरण करो और उस लड़के को ढूंढो। गोंग यू एक 5वीं रैंक विशेषज्ञ दोषरहित है, इसलिए बहुत अधिक आशा मत रखो। मैं यहां से देखूंगा। तुम दोनों लगभग 7वें रैंक में प्रवेश कर रहे हो और 9वें रैंक पर एक लड़के को पकड़ने में असफल नहीं होना चाहिए। विद्वान के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान उभरी और उसने हल्के से सिर हिलाकर कहा, हमारे लिए 9वीं रैंक एक बच्चा है जिसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। प्रश्न यह है कि एक बार पकड़े जाने के बाद उससे कैसे निपटा जाए। उस पुरातन आदमी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, एक क्षण के लिए चुप हो गया और फिर बोला, नियोक्ता ने यह नहीं कहा कि उसे बरकरार रखा जाना चाहिए। उसे सांस लेने दो, बाकी आप पर निर्भर है। 1 घंटा पहले सरकारी सड़क पर वान वेनफेंग ने अपने घोड़े को दौड़ाया। वह व्यस्त था, इसलिए उसके चेहरे पर थोड़ी कठोरता थी, जो उसके सामान्य व्यवहार से अलग थी। वह घने जंगल से निकला ही था कि अचानक उसके कान के पास एक स्पष्ट चीख सुनाई दी और उसके चेहरे पर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। सहज ही उसने ऊपर देखा और दूर से एक चांदी के पंखों वाला उड़ता हुआ बाज पक्षी आता हुआ देखा, जो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहा था। उसके ऊपर बादलों से घिरे आकाश में एक और उड़ता हुआ बाज उभरा, जो नए आए बाज के साथ कुछ क्षण तक खेलता रहा। उसके बाद पहला बाज बादलों में ऊपर चला गया और मूल बाज ने एक स्पष्ट चीख निकाली और अपने पंख उत्तर की ओर फैला दिए तथा एक उल्लेखनीय गति से दृष्टि से ओझल हो गया। हालांकि देखने में साधारण लग रहा था, वान वेनफेंग का चेहरा धीरे से बदल गया। उसने लगाम खींची और हरे याल वाला घोड़ा सड़क किनारे रुक गया और अपने मालिक की ओर उलझन भरी हल्की हिनहिनाहट के साथ देखने लगा। युवक ने अपना दाहिना हाथ उठाया और घोड़े को धीरे से थपथपाया, फिर ऊपर देखा। उसकी हमेशा शांत रहने वाली आंखें तेज हो गईं जब उसने बादलों की पतली परत के पार से एक चक्कर लगाते हुए चील को देखा और एक पैनी नज़र से देखा, जिससे उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। कुछ क्षण पहले 2 मार्शल कलाकारों से सुनी गई बातचीत की झलक उसके दिमाग में घूम गई। उन्होंने यहाँ पालतू चीलों के निशान का अनुसरण किया था। पता चला कि वहाँ सिर्फ एक बाज नहीं, बल्कि 2 बाज थे और यह बाज पूरे समय उसका पीछा कर रहा था। किताबों में कहा जाता था कि बाजों को काबू करने वाले अपने बाजों से बातचीत कर सकते हैं। इसका मतलब था कि उसका ट्रैक उजागर हो गया था। वान वेनफेंग को अपने दिल में एहसास हुआ। अपने शक की पुष्टि के लिए उसने जानबूझकर दिशा बदली और घोड़े पर सवार होकर कई मील दूसरी दिशा में चला गया। फिर ऊपर देखा तो उसने देखा कि चील अभी भी उसके ठीक ऊपर चक्कर लगा रही थी, बहुत ऊंची उड़ान भर रही थी। अगर उसने शाओलिन मंदिर में रहते हुए रोजाना दूर के बादलों को देखकर अपनी नेत्र शक्ति का अभ्यास न किया होता तो शायद उसे चील का ध्यान कभी न आता। युवक ने अपना घोड़ा रोक दिया, उसकी भौहें सिकुड़ गईं, उसके मन में विचार दौड़ रहे थे। बाज की गति के साथ गुवान शहर तक पहुंचने में 1 घंटे से भी कम समय लगेगा, और चाहे वह 7वीं रैंक का मार्शल आर्टिस्ट हो या 8वीं रैंक का, वह किसी से भी मुकाबला नहीं कर सकता था।
यदि वह अपने मूल मार्ग पर चलता रहा तो निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा। शाओलिन में शरण लेने का मतलब होगा बेली फैंग और अन्य लोगों को लापरवाही से खतरे में डालना। युवक वहीं खड़ा रहा, उसके चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। फिर आखिरकार उसने दांत भींच लिए। उसने लगाम खींची और हरे मन वाला घोड़ा हिनहिनाया, उछलता हुआ पास के एक कस्बे की ओर बढ़ गया। इस घोड़े की सहनशक्ति इतनी प्रबल थी कि युवक को कभी उसकी सीमा का पता ही नहीं चला। अब पूरी ताकत से उसे हाँकते हुए उसे शहर पहुंचने में बस एक अगरबत्ती जलाने जितना ही समय लगा। ऊपर देखा तो चील अभी भी आलस से हवा में चक्कर लगा रही थी। वांग इनफेंग ने सांस छोड़ी। शहर में दाखिल होते ही उसने सबसे पहले हरे मूंछ वाले घोड़े को एक अस्तबल में छोड़ा, एक टोकन लिया, फिर शहर के दूसरे हिस्से में एक सराय में गया, एक कमरे के लिए सामान्य से 3 गुना ज्यादा चांदी चुकाई और सराय वाले से कहा कि जब तक जरूरी न हो उसे परेशान न करे। फिर वह सीधा अपने कमरे में गया, खिड़की खोली और देखा कि चील ने अपनी ऊंचाई कम कर ली थी और सराय के ठीक ऊपर चक्कर लगा रही थी। उसका दिल थोड़ा शांत हो गया। उसने खिड़की बंद कर दी और अपनी प्रार्थना की माला पकड़े हुए मन ही मन शाओलिन मंदिर में लौट गया। शाओशी पर्वत की चोटी पर मिस्टर यंग और युआनसी शतरंज का खेल खेल रहे थे और वांग इनफेंग के आने से उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मिस्टर यंग ने इत्मीनान से कहा, तुमने अंततः वापस आने और हमें खोजने का निर्णय लिया। युवक ने गहरी सांस छोड़ते हुए हाथ जोड़कर झुकते हुए कहा, मैंने मास्टर को देखा है और मैंने सर को भी देखा है। युआनसी ने थोड़ा सिर हिलाया। जैसे ही वह बोलने वाला था तभी मिस्टर यंग ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। वांग इनफेंग को देखा और एक भान उठाए। लगता है आपने पहले ही कोई योजना बना ली है। चलो इसे सुनते हैं। डॉट 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 डॉट। कुछ ही क्षणों बाद काले कपड़े पहने एक व्यक्ति धीरे धीरे सराय से बाहर आया, जबकि सराय का नौकर आदतन चिल्ला रहा था, आपकी यात्रा मंगलमय हो महोदय, एम्पायर में रोमांच खोजें। आदमी ने सिर हिलाया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। बेलबॉय उसकी पीठ को देखते हुए उलझन में अपना सिर खुजा रहा था। क्या यह अतिथि पहले भी उनकी सराय में आ चुका है? वह पूर्णतया अपरिचित लग रहा था। ये क्षणिक उलझन उसके मन से तुरंत निकल गई और उसने अपने चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान लाकर अगले अतिथि का अभिवादन किया। काले कपड़े पहने आदमी कई सड़कों से शांतिपूर्वक गुजरा, फिर मुड़कर आसमान में चक्कर लगा रहे बाज को देखने लगा। उसकी आंखें गहरी और अस्पष्ट थीं। उसने अस्तबल में लगी पहचान पट्टिका से हरे बालों वाले घोड़े को वापस लिया, दूसरे दरवाजे से शहर से बाहर निकला और सरपट भाग गया। चेहरे पर हल्की थपथपाहट के साथ उसने अपना मुखौटा उतार दिया, जिससे उसका साफ सुथरा जवान चेहरा सामने आ गया। एक 9वीं श्रेणी का मुखौटा जो किसी का रूप बदल सकता है। श्री यंग का नए साल का उपहार। युवक ने मास्क अपने बैग में ठूंस लिया और जैसे ही उसका हाथ काले कपड़े के एक टुकड़े से टकराया, एक अजीब सी औषधीय गंध उसके नथुनों में घुस गई। अपनी आंतरिक शक्ति की रक्षा के बावजूद वह छींकने से खुद को नहीं रोक सका। सिल्वर फेदर फ्लाइंग ईगल, एक विदेशी जानवर। इसकी चीख जेड की तरह स्पष्ट है, जो मीलों दूर से सुनाई देती है। यह आंख और कान के रूप में काम कर सकता है, ट्रैकिंग में कुशल हो सकता है, असामान्य गंधों का पता लगाने में सक्षम हो सकता है। अगर मिस्टर यंग की किताबों में इस अनोखे जानवर का जिक्र न होता तो इसे पहचानना नामुमकिन होता। उन्हें कैसे पता चला कि इस किस्म के बाज की न सिर्फ असाधारण नज़र होती है, बल्कि उसकी सूंघने की क्षमता भी बहुत तेज होती है। युवक ने सांस छोड़ी और गुवान शहर की ओर बढ़ने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र नीचे हरे बालों वाले घोड़े पर पड़ी। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने पहले तो भागने और तुरंत गोंडयू को ढूंढने की योजना बनाई थी, लेकिन उस बाज की गति के कारण अगर वह हरे बालों वाले घोड़े पर झपटा तो वह ज्यादा दूर नहीं जा पाता और फिर से निशाना बन जाता। अगर वह शाओलिन मंदिर में छिप भी गया तो भी उसे बस कुछ ही पलों की राहत मिलेगी। वह वहां हमेशा नहीं रह सकता था। एक बार वहां से निकल गया तो भी उसे ढूंढ लिया जाएगा। दरअसल गुवान शहर की ओर जा रहे व्यक्ति की पहचान करके वे उसे फंसा सकते थे। दुश्मन की निर्दयता और पागलपन को देखते हुए वे ऐसे उपायों का सहारा ले सकते हैं। वांग इनफेंग ने पहले ज्यादा ध्यान से नहीं सोचा था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह एक विशाल जाल में फंस गया है जिससे वह बच नहीं सकता। उड़ता हुआ चील उसकी आंखों की तरह था और घोड़ों पर सवार बेहतर प्रशिक्षित स्वामी उसका पीछा कर रहे थे। जाल धीरे धीरे कसता जा रहा था और बचना मुश्किल था। ये कहा जा सकता है कि गोंगयू और उसके समूह से अलग होने के बाद से वह पहले ही इस विशाल जाल में फंस चुका था। यदि दुश्मन ने उसकी क्षमताओं को कम नहीं आंका होता तो संभवतः अब तक उसे पकड़ लिया गया होता। क्या करें? युवक की दिल की धड़कन धीरे धीरे तेज हो गई। डॉट 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 डॉट। यशान काउंटी। सराय के ऊपर चक्कर लगा रहे बाज ने अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनी, अपने पंख फड़फड़ाए और आसमान में उड़ गया। एक तीखी हल्की चीख निकालते हुए वह बादलों को चीरता हुआ निकला और 2 चांदी के पंख वाले उड़ते हुए बाज सराय के ऊपर चंचलता से मंडराते हुए दिखाई दिए।
कुछ ही देर बाद एक मिलनसार दिखने वाला विद्वान सराय में दाखिल हुआ। अपने हाथ में जैद हड्डी का बना पंखा हल्के से हिलाते हुए वह इत्मीनान से सराय मालिक के पास गया, मुट्ठी बांधकर झुककर और मुस्कुराते हुए बोला, क्या मैं पूछ सकता हूँ दुकानदार, क्या कोई 14 या 15 साल का युवक नीले कपड़े पहने तलवार लिए यहाँ रह रहा है? सराय का मालिक, एक मोटा अधेड़ उम्र का आदमी जिसका चेहरा बहुत कठोर था, ये सुनकर भौहें चढ़ाकर हाथ झुकाकर बोला, हमें मजाक नहीं करना चाहिए माननीय सदस्य। महानकिन के नियमों के अनुसार हम ऐसे मामलों पर बात नहीं कर सकते, अन्यथा कौन यहाँ रहने का साहस करेगा। उसकी आवाज़ में अप्रसन्नता थी, लेकिन विद्वान क्रोधित नहीं हुआ, केवल एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बोला, दुकानदार सही कह रहा है। फोल्डिंग पंखा धीरे से हिलने लगा और आगे बोलने से पहले उसकी आवाज़ रुक गई। श्रीमान चार। उसके पीछे खड़ा हट्टा कट्टा आदमी आगे बढ़ा, अपनी छाती से एक चांदी की सिल्ली निकाली और दुकानदार के काउंटर पर रख दी। दुकानदार के चेहरे पर भाव भंगिमाएं बदल गईं और फिर उसने देखा कि हट्टा कट्टा आदमी चांदी की सिल्ली को धीरे से दबा रहा है और उसे एक चपटी डिस्क में बदल रहा है। नीचे रखा काउंटर तुरंत टूट गया और एक जोरदार धमाके के साथ ढह गया, जिससे सराय की पूरी पहली मंजिल खामोश हो गई। दुकानदार का दिल धड़कना बंद हो गया, फिर वह तेजी से धड़कने लगा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। विद्वान धीरे से मुस्कुराता रहा, फिर भी उसके पीछे खड़े हटे कट्टे आदमी की छाया उसके चेहरे पर पड़ गई। प्रकाश और छाया के बीच की यह परछाई उसकी मूल रूप से सौम्य मुस्कान को अशुभ रूप से खतरनाक बना रही थी, जिससे दुकानदार की रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा हो गई। अंदर ही अंदर संघर्ष करते हुए दुकानदार ने अपना मुंह खोला, लेकिन ताकत की कमी के कारण अंततः दूसरी मंजिल पर स्थित एक विशेष अतिथि कक्ष की ओर कमजोर ढंग से इशारा करते हुए कहा, वहीं, ठीक वहीं, वह जब से आया है तब से वहीं है और बाहर नहीं आया है। विद्वान ने अपना पंखा झटके से बंद कर दिया और दुकानदार की ओर मुट्ठी बांधकर झुककर मुस्कुराते हुए कहा, आपकी स्पष्टवादिता के लिए धन्यवाद। उसकी दाहिनी आस्तीन के एक झटके से चांदी की एक चमक बिखरी, जो हर खाने वाले की मेज पर हल्की खनक के साथ गिर रही थी। हर एक चांदी का छोटा सा टुकड़ा चमक रहा था। चांदी का नज़ारा तो मनमोहक था, लेकिन मार्शल आर्ट के कौशल के प्रदर्शन ने खाने वालों के चेहरे का रंग उड़ा दिया, उनके चेहरों का रंग उड़ गया। फिर विद्वान ने अपनी आस्तीन से एक युवानबाव निकाला और उसे धीरे से पीले दुकानदार की हथेली में रख दिया और उसे अपनी उंगलियों को उसके चारों ओर बंद करने में मदद की और साथ ही धीमी आवाज में बोला, जियानभू में जो कुछ होता है वह जियानभू में ही रहता है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस मामले को अपने तक ही सीमित रखें, इस चांदी को हमारी लापरवाही का प्रतिफल समझें। फिर उन्होंने चारों दिशाओं में धनुष चलाते हुए कहा, व्यवधान के लिए क्षमा करें। इसके बाद वह बिना किसी प्रयास के दूसरी मंजिल की ओर बढ़ गया। उसके पीछे एक दृढ़ व्यक्ति था जिसका हर कदम एक विशाल चट्टान की तरह जोर से गिर रहा था, स्पष्ट रूप से बाह्य साधना का एक कुशल अभ्यासी था। वह एक अतिथि कक्ष के सामने रुका और अपने पंखे से अपनी हथेली को हल्के से थपथपाने लगा। महानकिन के शासन के तहत हम स्वाभाविक रूप से अच्छे नागरिकों को मारने का साहस नहीं करते, लेकिन जियांगू से किसी को पकड़ना, हे, उसके मुंह के कोने सिकुड़ गए। उसने लकड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ उठाया, दाहिने हाथ से पंखा बंद किया और एक हरा सा जहरीला ब्लेड निकालकर वार करने की तैयारी में था। लेकिन आंखें उठाकर देखा तो कमरा बिल्कुल खाली था, किसी भी इंसान की मौजूदगी नहीं थी, जिससे उसके चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया और उसकी पहले जैसी बेपरवाही गायब हो गई। वह कमरे में दाखिल हुआ, उसके पीछे एक मोटा आदमी भी आया जिसने कर्कश स्वर में पूछा, तीसरे भाई, अब हम क्या करें? विद्वान कुछ देर रुका, उसकी नज़र मेज़ पर पड़ी जहां उसकी नज़र एक लकड़ी के बक्से पर पड़ी जो साफ तौर पर कमरे के मूल साज सामान का हिस्सा नहीं था। वह जल्दी से वहां गया और बस 3 कदम दूर रुका। कमर से दाएं हाथ के एक झटके से एक प्रिज्म के आकार का उड़ता हुआ खंजर निकला और बक्सा खुल गया। उसमें से कोई छिपा हुआ हथियार या जहरीली गैस नहीं निकल रही थी। हालांकि उसे थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन साथ ही उसे हास्यास्पद भी महसूस हुआ। आखिर वह तो सिर्फ 14 साल का एक किताब रक्षक था। उसके पास बूढ़े जियांगू के साधन कैसे हो सकते थे? तुरंत ही वह निश्चिंत हो गया और उसके पास गया, लेकिन अंदर केवल एक साफ सुथरा मुड़ा हुआ सफ़ेद कागज़ पाया। उसे उठाया और खोला तो उसमें स्याही से लिखे 3 अक्षर दिखाई दिए, मृत्यु की तलाश में। लिखावट तो स्पष्ट थी, लेकिन खाली कमरे के साथ मिलकर यह एक गहरा उपहास बन गया। विद्वान का चेहरा ठंडा पड़ गया और वह व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, उत्कृष्ट सीकिंग डेथ, उत्कृष्ट बुक गार्ड, उत्कृष्ट वांग एंड फेंग। सबसे छोटे, इस सराय को उलट पुलट कर दो। उड़ता हुआ बाज अभी भी मौजूद है, मुझे विश्वास नहीं है कि वह ज़्यादा दूर भाग सकेगा। हटे कट्टे आदमी ने जवाब दिया और जाने ही वाला था कि विद्वान की नज़र फिर से उन तीनों स्याही से बने अक्षरों पर पड़ी। उसकी गहरी झुंझलाहट, अपनी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसने उन्हें धूल में मिला दिया।
उसी क्षण वह साधारण सा सफ़ेद कागज़ अचानक बारूद के अनगिनत कणों में बदल गया, जो विद्वान की आंतरिक शक्ति से प्रेरित होकर तुरंत फैलकर उन दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। विद्वान के चेहरे के भाव एकदम बदल गए, उसने झट से अपनी सांस रोक ली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि उसका सिर घूम रहा है और फिर पूरे शरीर में तेज दर्द हो रहा है, जिससे वह लगभग गिर ही जाएगा। भय से भरकर उसने एक चीनी मिट्टी की बोतल निकाली और डिटॉक्सिफिकेशन गोलियों को कैंडी की तरह अपने मुंह में डालना शुरू कर दिया। 7वीं श्रेणी के 2 मार्शल कलाकारों को कई घंटों तक वहीं ध्यान करने के लिए मजबूर किया गया, इससे पहले कि वे मुश्किल से जहर को दबा सकें। उन्हें महसूस हुआ कि इसकी परिवर्तनशीलता 9वीं श्रेणी से संबंधित थी, जो पहले से ही उनके जीवन में अनुभव की चरम सीमा थी, असाधारण और उत्कृष्ट। कुछ हद तक शांत होने के बाद हरे वस्त्र वाले विद्वान ने अपनी आंतरिक शक्ति वापस ले ली और अपनी आंखें खोल दी। उसका चेहरा पीला पड़ गया, अपनी पिछली व्यवस्थाओं के बारे में सोचते हुए, और अब उसे एहसास हुआ कि वे कितनी सरल लग रही थीं। फिर भी वह दूसरों के हाथों में कठपुतली की तरह चला, हर जाल में फंसता रहा। उसने दांत भींच लिए और अचानक ठंडी हंसी हंस दी। शाबाश, हंसों का शिकार करते हुए दिन गुजार दिए, कभी उम्मीद नहीं की कि आंख में चोंच मार दी जाएगी। कुआं। हंसी थोड़ी रुक गई क्योंकि विद्वान ने अपने दांत पीस लिए। उत्कृष्ट पुस्तक रक्षक, उत्कृष्ट वांग गनफेंग, वह हट्टा कट्टा आदमी जो मूलतः बाह्य साधना का अभ्यासी था और जिसकी जड़ें बहुत मजबूत थीं। उसके प्रहार तो शक्तिशाली थे, लेकिन आंतरिक साधना अपेक्षाकृत कमजोर थी। अब बोलने में सक्षम होकर उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। उसने पूछा, साम्राज्य पर पढ़ना जारी रखें? तीसरे भाई, क्या हम खोज जारी रखें? विद्वान ने उसकी ओर देखा, उपहास किया और कहा, खोजो। किसकी खोज करो? उस प्राणी के षड्यंत्रकारी दिमाग को देखते हुए स्वाभाविक रूप से वह यहाँ नहीं होगा। उसने उड़ते हुए चीलों की निगरानी से बचने के लिए कोई तरीका अपनाया होगा। अरे, उसके जाने के बाद वह अपने घोड़े पर सरपट भाग गया होगा। आइए हम ध्यान करें और साधना करें, उड़ते हुए चीलों को मुक्त करें और उन्हें उसे ढूंढने दें। हटे कट्टे आदमी ने प्रतिक्रिया दी और अपनी आंतरिक शक्ति से जहर को दबाने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, जबकि विद्वान उठने के लिए संघर्ष करता हुआ खिड़की की चौखट तक गया और अपने सीने से एक अजीब बांस की सीटी निकाली। वह प्रतिभाशाली और चतुर था, हालांकि वह अपने साथी की तरह उड़ते हुए चीलों के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम नहीं था, फिर भी वह उन्हें मुश्किल से नियंत्रित कर पा रहा था। कुछ ही क्षणों बाद दोनों चीलें एक साथ आकाश में उड़ गईं। विद्वान ने दूर के आकाश को देखा और ठंडी हंसी हंसने लगा। उसकी आंखें बर्फीले प्रतिशोध से भरी थीं, लेकिन उसने जहर में छिपे बदलावों का अंदाजा नहीं लगाया था। विचलित होकर वह उसे दबाने में असफल रहा। उसके कदम लड़खड़ा गए और वह तुरंत जमीन पर घुटने टेक बैठा। उसके चेहरे पर पीड़ा का भाव उभर आया और उसने दांत पीसते हुए कहा, वांग एन फैंग डॉट 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 डॉट। आधिकारिक सड़क पर वांग गनफेंग ने अपनी नीली पोशाक पहन ली थी और धीमी गति से हरे अंग वाले घोड़े पर सवार थे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह लगभग मौत को बुला रहा हो। शांत स्वभाव के बावजूद उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, कभी कभी ऊपर बादलों की ओर देख रहा था। जब उसने चांदी के पंखों वाला उड़ता हुआ चील देखा तो उसकी आंखें थोड़ी चमक उठीं और उसका दिल और भी तेज धड़कने लगा। उसकी सांसें भी थोड़ी तेज हो गईं। उसने दांत भींचे और अपने घोड़े को तेज किया और एक बार फिर पास के शहर की ओर चल पड़ा। शहर का नाम युझांग रखा गया। ये दक्षिण में था, गुवान शहर से दूर। शहर में प्रवेश करते ही हमेशा की तरह उसने हरे मन वाले घोड़े को अस्तबल में छोड़ दिया और दूर एक सराय में चला गया। हालांकि उसे पूरा यकीन था कि दुश्मन किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा, फिर भी उसे अपराधबोध हुआ और उसने 3 गुना चांदी देकर एक कमरा किराए पर ले लिया। उसने दरवाजे और खिड़कियां सुरक्षित कर लीं। वांग गनफेंग ने एक गहरी सांस ली, लेकिन उसके माथे से पसीना अभी भी रिस रहा था। फ्लाइंग ईगल्स बहुत तेज थे और उसका पीछा करने वाले उससे भी अधिक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट थे। उनकी घेराबंदी से बचने के लिए एकमात्र उपाय यह था कि उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया जाए कि वह गुवान शहर की ओर नहीं जा रहा है। उनकी दिशा को भ्रमित किया जाए और फिर तेज गति से शॉर्टकट लिया जाए। युवक ने दांत पीसते हुए कमरे का जायजा लिया। पिछली व्यवस्था श्री यंग द्वारा लापरवाही से की गई थी, लेकिन इस बार श्री यंग ने उन्हें इसे स्वयं करने के लिए कहा। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था और धीरे धीरे उसके दिमाग में एक योजना बनने लगी। डॉट 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 डॉट। ये शांत शहर में उड़ते हुए चील नीचे उतरे, आकाश में नीचे चक्कर लगाते हुए। विद्वान की आंखों में अविश्वास प्रकट हो रहा था। उसका चेहरा थोड़ा ठंडा था। वह वास्तव में काउंटी सिटी की ओर जा रहा है। क्या अब वह गुवान शहर जाने की योजना नहीं बना रहा है? पहले अविश्वास, फिर यह याद आना कि किंगफेंग एज की यात्रा महज एक जन्मदिन समारोह के लिए थी। अगर वह होता तो वह भी यही निर्णय लेता।
लेकिन काउंटी शहर के जितना करीब होगा वह उतना ही समृद्ध होगा और कार्रवाई करना भी उतना ही कठिन हो जाएगा। विद्वान बेचैन मन से इधर उधर टहल रहा था। उसने कई बार खुद से जूझा और आखिरकार दांत पीस लिए। बगल में रखी एक छोटी सी बांस की नली से उसने एक कोमल पीले रंग का स्पिरिट बर्ड निकाला, जो हालांकि चांदी के पंखों वाले उड़ते हुए चीलों से तुलना योग्य नहीं था, फिर भी काफी दुर्लभ था और एक संदेश के साथ भेजे जाने पर अपने स्वामी को ढूंढने के लिए हजारों मील की यात्रा कर सकता था। उसने एक संक्षिप्त संदेश लिखा, उसे आत्मा पक्षी के पैर में बांधा और उसे छोड़ दिया। उसने देखा कि पक्षी बाज से भी कम गति से दूर आकाश में गायब हो गया और फिर वह वापस लौट आया। वह हट्टा कट्टा आदमी खड़ा हो गया, उसकी आवाज कर्कश थी। तीसरे भाई, हम क्या करें? अपने नेता के निर्दयी और निर्दयी स्वभाव को याद करके विद्वान का चेहरा काला पड़ गया। धोखा खाकर और एक समस्या का सामना करके शायद यही उसके गुस्से का कारण था। अंदर ही अंदर डर से कांपते हुए उसने सांस छोड़ी और कहा, पीछा करते रहो। युजांग 8वीं श्रेणी के 2 मार्शल आर्टिस्ट हल्की गति की तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए तेजी से आगे बढ़ते हुए शहर पहुंचे, जहां उन्होंने उड़ते हुए बाज को एक सराय के ऊपर चक्कर लगाते देखा जो राहगीरों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। विद्वान का चेहरा पीला पड़ गया, उसके मन में अपमान की लहर उठ रही थी। उसके बगल में खड़ा हट्टा कट्टा आदमी भी नाखुश दिख रहा था और विद्वान की ओर देखकर हिचकिचा रहा था। तीसरा भाई, विद्वान की छाती जोर से धड़की और उसने अपने दांतों के बीच से एक शब्द निकाला, प्रवेश करना। हमेशा की तरह उन्हें अतिथि कक्ष का पता तो चल गया, लेकिन अब वे उसके बाद की स्थिति से निपटने के लिए तैयार नहीं थे। विद्वान ठंडे चेहरे के साथ आगे बढ़ा और दरवाज़ा लात मारकर खोलने की सोच रहा था। फिर भी थोड़ा डरकर उसने अपना उठाया हुआ पैर नीचे कर लिया और पीछे हट गया। उसने दूर से ही अपनी तीव्र क्यूई का इस्तेमाल करके दरवाज़ा खोला, लेकिन वह फिर से खाली पाया। उसका चेहरा लोहे जैसा नीला हो गया। बार बार उपहास किए जाने के कारण उसके लिए अपने क्रोध को नियंत्रित करना लगभग असंभव हो गया। फिर भी मेज़ पर एक और डिब्बा रखा था, ज़्यादा खूबसूरत, और उस पर कई तरह के खुले डिज़ाइन थे। विद्वान का क्रोध भड़क उठा, लेकिन उसने सिर्फ उपहास किया और उसे खोला नहीं। दोनों कमरे में दाखिल हुए और वहीं इंतजार करने की योजना बनाई। विद्वान मेज के पास बैठा हुआ था, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। वह सोच रहा था कि इस स्थिति को कैसे समझाया जाए। हालांकि धीरे धीरे उसके मन में एक तंद्रा छाने लगी और उसके विचार भी सुस्त लगने लगे। कुछ गड़बड़ होने का एहसास होते ही वह अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी आंतरिक शक्ति जहर को दबाने के लिए प्रवाहित होने लगी। उसका दाहिना हाथ बगल की ओर झटका मारा और बक्से का ढक्कन टूट गया, जिससे उसमें रखी सामग्री बाहर आ गई। 3 छोटी अगरबत्तियां, जो उंगलियों जितनी मोटी थीं, पहले से ही जल रही थीं और उनके नीचे स्याही से लिखे अक्षरों वाला एक सफ़ेद कागज़ पड़ा था। क्या आप मृत्यु की कामना करते हैं? जहरीली धूपबत्ती की 3 छड़ियों से सफ़ेद धुआं निकल रहा था, जो ऊपर उठते ही गायब हो गया, लेकिन सफ़ेद कागज़ पर लिखे उस काले पाठ के ऊपर खड़े होने पर ऐसा लग रहा था मानो कोई बलि का अनुष्ठान हो, जो बेहद प्रभावशाली था। विद्वान ने मुंह खोला, लकड़ी के बक्से और सफ़ेद कागज़ की ओर इशारा किया, लेकिन बोल नहीं सका। गुस्से में उसने एक घूंसा मारा और जहरीली धूपबत्ती चूर्ण चूर्ण हो गई। हालांकि अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करते हुए ताज़ा मिश्रित जहर और अभी तक पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए अवशेषों के बीच हिंसक टकराव हुआ, जिससे वह गुस्से में खांसकर मुंह में ताज़ा खून ले आया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, मानो सोने की पन्नी में लिपटा हो। उसका हाथ उसके दिल को ढके हुए था, उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। वह गुस्से में चिल्लाया, बदमाश, बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपमानित करने की? डॉट 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 डॉट। फूफेंग काउंटी के एक सुनसान रास्ते पर वांग एनफेंग अपने घोड़े पर तेजी से सवार था। हरे मूंछ वाले घोड़े की गति लगातार बढ़ती जा रही थी। युवक की छाती और पेट में उबकाएं आने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। घोड़े की गर्दन में अपनी बाहें लपेट लीं और उसे गुवान शहर की ओर ले जाने दिया। उसके मन को विचलित करने के लिए उसके विचार उमड़ रहे थे। दुश्मन के निशाने पर वह स्वयं, बेली फैंग और जू किनशुंग थे, जो मास्टर नी के साथ हुई घटना से स्पष्ट रूप से उत्तेजित थे। इसलिए वे निश्चित रूप से नहीं चाहते थे कि मैं काउंटी सिटी लौटूं, एम्पायर पर नई कहानियों का अनुभव करें। इसके अलावा पहले दिए गए प्रलोभन से उन्हें ये लगना चाहिए कि मैं उनका ध्यान भटकाकर काउंटी शहर लौटने की कोशिश कर रहा हूं। युवक ने ये सोचा। अचानक उसे बेचैनी महसूस हुई। उसे यकीन नहीं था कि कमरे में जो व्यवस्था है उसका भी यही प्रभाव होगा। यह अफसोस की बात है कि श्री यंग ने कहा कि अब उपलब्ध एकमात्र जहर 9वीं श्रेणी का है, अन्यथा इसका समाधान आसान होता। उसके मन में तरह तरह के विचार उमड़ने लगे। अभी भी चिंतित, अभी भी भयभीत कि उसके प्रयास केवल व्यर्थ थे, वास्तव में उनका ध्यान हटाने में असमर्थ। तभी आकाश में हवा का एक झोंका आया और वांग इनफेंग ने थोड़े आश्चर्य से ऊपर देखा और देखा कि एक धुंधली आकृति दूर आकाश में उड़ रही है, बहुत दूर तक छलांग लगा रही है।
फिर नीचे उतर रही है और फिर से ऊपर छलांग लगा रही है। उसकी किंगकोंग की दक्षता को लगभग शून्य में पैर रखने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। वह उत्तर से दक्षिण की ओर चला गया। उतरते ही मानो उसे कुछ नजर आया हो, उसने अपना सिर वांग इनफेंग की तरफ घुमाया तो उसके माथे पर नील की एक बिंदी वाला एक बूढ़ा चेहरा दिखाई दिया। उसने अपनी चाल रुकी, अपनी भौहें सिकुड़नी, फिर हवा में उछलकर दूर क्षितिज की ओर बढ़ गया। वह आदमी तेजी से गायब हो गया, लेकिन वांग इनफेंग का दिल लगभग उसकी छाती से बाहर निकल आया। उसकी सांसें तेज हो गईं। फिर भी उसके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं दिखा। स्वाभाविक रूप से छद्म मुखौटे में कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। भागने के बाद उसने अपने कपड़े या मुखौटा नहीं बदला था और दुश्मन अपने अधीनस्थों से संदेश प्राप्त करने और जल्दी से अपने रास्ते पर जाने के कारण उसे पकड़ नहीं पाया था। हालांकि इस घटना के बाद वांग इनफेंग को कोई उम्मीद नहीं थी कि उनकी रणनीतियां दुश्मन को धोखा देना जारी रखेंगी। अभी अभी उसे हत्या करने का स्पष्ट इरादा महसूस हुआ था। हरे मूंछ वाले घोड़े पर अकेले गुवान शहर तक यात्रा करने की शर्तों को पूरा करने के बाद अगर उसे अपने अधीनस्थ तक पहुंचने की जल्दी न होती तो वह शायद ही बिना किसी चोट के बच पाता। दूसरे के किंगकोंग की गति को देखते हुए उसके लिए गुवान शहर तक सुरक्षित पहुंचना लगभग असंभव था। युवक का रंग हल्का सफेद हो गया। उसने हरे अयाल वाले घोड़े को रोका, दांत पीसते हुए सीधे घोड़े से उतर गया। डॉट 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 डॉट। एक पल के बाद जिस जगह दोनों अभी अभी मिले थे वहां आसमान से एक जोरदार धमाका हुआ। काले कपड़ों में एक आदमी किंगकोंग की तेज रफ्तार से लगभग 100 मीटर की दूरी से कदम बढ़ाता हुआ वहां पहुंचा। वह रुका, जमीन पर पड़े निशानों को देखा, उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आ गई और फिर वह उठा और गुवान शहर की ओर तेजी से बढ़ गया। उसके चेहरे पर पड़ रही भयंकर हवा ने उसके क्रोध को और बढ़ा दिया। एकमात्र 9वीं रैंक के मार्शल आर्टिस्ट ने उन्हें परेशान कर दिया था। वह घेरे से बाहर निकलने ही वाला था। देखते ही देखते 100 मील गुजर गए और सड़क पर केवल एक दिव्य हरे अयाल वाला घोड़ा तेजी से दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन घोड़े पर सवार युवक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। काले कपड़े पहने आदमी की भयावह मुस्कान लड़खड़ा गई, फिर क्रोध में बदल गई। उसके होंठ फड़कने लगे। उसका दाहिना हाथ खाली हवा पर क्षैतिज रूप से टकराया। हवा पर जबरदस्त बल पड़ा। वह गाढ़े तरल की तरह चिपचिपी हो गई, फिर विस्फोट हो गया जिससे सड़क के किनारे एक बड़ा गड्ढा बन गया। वह एक पल के लिए स्थिर खड़ा रहा और गहरी सांसें लेता रहा। तभी 2 चांदी के पंखों वाले उड़ते हुए चील अचानक उसके पास चक्कर लगाते हुए एक दिशा में एक साथ चिल्लाने लगे। वह आदमी कुछ देर के लिए रुका, फिर एक भयंकर इरादा फिर सामने आया। उसकी आंतरिक शक्ति हवा को चीरती हुई उमड़ पड़ी। डॉट 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 डॉट। काउंटी शहर के बाहर जहां इनफेंग को खोजा गया था, वांग इनफेंग ने फिर से नीली शर्ट पहन ली थी। उसका दिल उसकी छाती के अंदर तेजी से धड़क रहा था। ये पहली बार था जब उसे इसका एहसास हुआ। अंदर ही अंदर उनका भी एक बहुत ही साहसी पक्ष था। युवक ने शहर के पत्थर के द्वारों की ओर देखा और 2 पात्रों पर ध्यान केंद्रित किया। डिंगवू डॉट 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 डॉट। फूफेंग के गुवान शहर में जू किनशुंग और अन्य लोग अस्थायी रूप से एक सराय में रुके थे। पिछले 2 दिनों में किंगफेंग एज और उनका समूह बिना किसी उतार चढ़ाव के शांत दिखाई दे रहे थे, लेकिन फूफेंग अकादमी के तीनों लोगों के भाव काफी गंभीर थे। दूसरा दिन लगभग खत्म हो गया था। वह अभी तक क्यों नहीं आया? सफ़ेद कपड़े पहने जू किनशुंग को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। अचानक उसने बाहर शोरगुल सुना। पहले तो उसे कोई खास एहसास नहीं हुआ, फिर एक जानी पहचानी ऊंची हिनहिनाहट सुनाई दी। उसके हाव भाव थोड़े बदले, उसकी भौहों के बीच खुशी की एक झलक उभरी और जब वह बाहर निकली तो देखा कि एक शानदार उत्साही हरे अयाल वाला घोड़ा सड़क पर सरपट दौड़ रहा है। मानो आखिरकार अपने पुराने मालिक को पा लिया हो। घोड़े ने सिर उठाया और लालसा से हिनहिनाया। आध्यात्मिक समझ रखने वाले एक विदेशी जानवर के रूप में जू किनशुंग उसमें अधीरता की एक झलक देख सकता था। उसके पीछे कुछ सैन्य अधिकारी बेखबर लग रहे थे, बस दिल खोलकर हंस रहे थे, मानो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। युवती के हाव भाव थोड़े बदले, उसकी चाल ढाल बदल गई और पल भर में वह हरे अयाल वाले घोड़े के पास प्रकट हो गई। उसने हाथ उठाकर अपनी कमर से छोटी तलवार निकाली, जिसकी धार थोड़ी ठंडी थी और एक तेज रोशनी छोड़ रही थी। उसने तिरछे वार से लोगों के हाथों में बंधी कमंदे तोड़ दीं। उसके बाएं हाथ ने आसानी से लगाम पकड़ ली और सरपट दौड़ते हुए उत्साही घोड़े को बिना किसी प्रयास के रोक दिया। उसकी इस साधना ने सैन्य अधिकारियों के भाव बदल दिए। उनके चेहरों पर अविश्वास छा गया, जो फिर सम्मान में बदल गया। वे वहीं जड़वत खड़े रहे, अवाक। युवती ने अपनी तलवार म्यान में रख ली। उसकी नज़र घोड़े पर पड़ी, जो अब पूरी तरह भीग चुका था और तेज दौड़ने से उसकी मांसपेशियां भी हल्की सी कांप रही थीं। घोड़ा धीरे से हिनहिनाया, घूम गया और अपनी काठी के एक तरफ से जू किनशुंग को रगड़ने लगा।
युवती की अभिव्यक्ति कुछ देर के लिए लड़खड़ाई और जैसे ही उसने उस ओर हाथ बढ़ाया, उसे काठी के नीचे छिपा हुआ नीले कपड़े का एक टुकड़ा दिखाई दिया जो हल्के से खून से सना हुआ था। उसके चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। हाथ उठाकर उसने उसे खोला, जिस पर खून से कुछ लिखा था। डिंगवू शहर। पुनश्च स्वामी कोई कदम क्यों नहीं उठाते? वे ऐसा नहीं कर सकते। अभिव्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं। पिछली बार लीबाई के साथ सिर्फ उपस्थिति और इरादा था, कोई आक्रामक शक्ति नहीं थी। हर चीज पर खुद ही भरोसा करना पड़ता है। फूफेंग काउंटी की सीमा पर और काउंटी शहर से दूर बसा ये काउंटी शहर वीरान होना चाहिए था। फिर भी वहां एक भव्य सड़क थी जहां जमीन का हर इंच सोने से नापा गया था। इस सड़क पर सबसे खूबसूरत जगह कोई मंडप या ऊंची मीनार नहीं, बल्कि नीले पत्थर से बना एक छोटा सा आंगन था। यद्यपि आंगन छोटा था, फिर भी हर जगह बारीकी से ध्यान दिया गया था। हर कदम के साथ दृश्य बदलता गया और जियांगन रोड की सुंदरता सामने आती गई। दृश्य अद्वितीय रूप से आकर्षक था, फिर भी इस समय ये केवल पृष्ठभूमि के रूप में कार्य कर रहा था। एक युवा महिला जो शायद 20 वर्ष की होगी, पत्थर की मेज के एक और सुस्ती से बैठी थी। उसका सुंदर चेहरा एक लटकती हुई लाल पोशाक से और भी सुंदर लग रहा था, जो जमीन पर फैली हुई थी, जिससे उसके नंगे पैर दिखाई दे रहे थे, जो नाजुक और गोरे थे, पत्थर की धारा की सतह पर हल्के से थपथपा रहे थे। उसका दाहिना हाथ मेज पर टिका हुआ था और हाथ उसकी ठोड़ी को सहारा दे रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे गहरे होते लाल रंग के श्रृंगार से सजी हुई थी। आकर्षक और शानदार धुंधली आंखों की एक जोड़ी उसके सामने खड़े आदमी पर टिकी हुई थी। उस आदमी ने एक पुराना ग्रे वस्त्र पहना हुआ था, उसके बगल में एक हरा छाता रखा हुआ था। उसकी आंखें कोमल थीं, उसकी उंगलियां लंबी और साफ थीं, लेकिन सिर झुकाए उसने बगल में बैठी उस लाजवाब हसीना की तरफ नजर भी नहीं डाली। औरत की हथेली धीरे से उस आदमी की बांह पर टिकी थी और मानो किसी गहरी सोच से जागकर उसने अपनी नजरें उस मनमोहक औरत की तरफ उठाईं, मंद मंद मुस्कुराया और अपना बायां हाथ उठाकर उसके गाल पर हाथ फेरा। वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुई और फिर उसके भीतर प्रसन्नता की भावना उभरी। यह विचार करते हुए उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना जैद जैसा चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया तथा झुकने का भाव अपनाया। फिर भी उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, जिससे सहानुभूति प्रकट हुई। लेकिन उस आदमी की उंगलियां उसके मोहक लाल होठों पर नहीं उतरी। इसके बजाय उसने उन्हें उसके माथे पर रखा और थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी, 2 बार धक्का दिया और अंत में आराम से सांस छोड़ते हुए उसने कहा, वह बेहतर है। औरत ने उलझन में आंखें खोलीं और माथे को छुआ, फिर आंगन की धारा में अपना प्रतिबिंब देखने के लिए नजरें उठाईं। खिले हुए फूल जैसा सुंदर उसका चेहरा, माथे पर एक दाग था जहां बिखरे हुए लाल बेर के फूलों का मूल श्रृंगार अब बाईं ओर 3 और दाईं ओर 3 पंखुड़ियों में बदल गया था, बीच में साफ और करीने से सजा हुआ, सुंदरता से पूरी तरह रहित। वह खुद को दुखी होकर हंसने से नहीं रोक सकी और शिकायत करने लगी। महोदय, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ऊपर देखा। उसके हाथ में एक मनका था जो जैद से भी अधिक प्रतीत हो रहा था, और उसने गंभीरता से कहा, यह इस तरह से बेहतर दिखता है। औरत ने अपना निचला होंठ काटा, खड़ी हो गई और प्रतिरोध में अपने नाजुक सफ़ेद पैर पटकने लगी, लेकिन वे शून्य से बस 1 इंच ऊपर ही दब गए। वह मुड़ी और बोली, सर, आप सचमुच बहुत ज़्यादा हैं। जब आप मेरा बहुमूल्य संग्रह देखने आए थे तो क्या लियान एव ने आपको कभी मना किया था? प्रशंसा का आधा शब्द भी नहीं कहा। मुझे इस तरह क्यों चिढ़ा रहे हो? भूरे रंग के कपड़े पहने आदमी ने अपना सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा। मेरे सभी शब्द हृदय से आते हैं, कोई भी शब्द मजाक में नहीं है। मुझे आशा है कि वह युवती मुझे दोष नहीं देगी। वह शुरू से ही कभी नाराज नहीं हुई थी और 2 बार पीछे धकेलने के बाद वह पलटी, फिर बैठ गई और दोनों के बीच में कुछ बातें हुईं। हंसी से भरी उस औरत की नज़रें मनके पर पड़ीं और उसने पूछा, सर, आप इतने लंबे समय से इसका अध्ययन कर रहे हैं, क्या तुमने कुछ खोज निकाला है? आदमी ने हल्की सी आह भरी और हंसा। यह उतना आसान नहीं है। इसके अलावा यदि यह इतना आसान होता तो इस वस्तु को खोया हुआ खजाना नहीं कहा जाता, न ही यह विशेष यात्रा के लायक होता। महिला ने सहमति में सिर हिलाया और जवाब दिया, वास्तव में खोए हुए खजाने की असली सुंदरता उसकी अथाह प्रकृति में निहित है। यदि इसे सामान्य तरीकों से समझा जा सके तो खोया खजाना निश्चित रूप से अपना आकर्षण खो देगा। आश्वस्त होकर उस आदमी ने सहमति में गहरी गर्दन हिलाई। उसकी हथेली मनके से खेल रही थी। तभी अचानक उसने कहा, तो फिर मिस लियानर, क्या मैं इसमें आंतरिक शक्ति भरने की कोशिश कर सकता हूँ? महिला ने हाथ से स्वागत का इशारा किया और हल्के से हंसी। बिल्कुल। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद दिया, अपने दाहिने हाथ में मनका पकड़ लिया। उसकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक एकाग्र हो गई क्योंकि उसने अपनी अत्यंत शुद्ध आंतरिक शक्ति को उसमें प्रवाहित कर दिया। जब पुरुष ने अपना प्रयास किया तो महिला मुस्कुराते हुए उसे देखती रही। वह वस्तु ऐसी थी जिसे उसने विशेष रूप से खोजा था, क्योंकि वह जानती थी कि आंतरिक शक्ति उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं दिला सकती। तभी मनके पर अचानक एक चमकीली आभा चमक उठी।
महिला थोड़ी चौंकी, जबकि पुरुष के चेहरे पर खुशी के भाव थे। उसने अपनी आंतरिक शक्ति को और बढ़ाया और मनके की चमक और भी तेज हो गई। अंततः एक प्रकाश की किरण में बदल गई जो आकाश की ओर उठी, जिससे अब उसका पता लगाना असंभव हो गया। वह आदमी खिलखिलाकर हंसा और उस निशान का अनुसरण करते हुए आकाश में उड़ गया। डॉट 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 डॉट। यहाँ से बस एक सड़क के पार नीले वस्त्र पहने वांग गनफेंग अपनी योजना पर विचार करते हुए धीरे धीरे चल रहे थे। उसने 7वें रैंक के मार्शल आर्टिस्ट को यहाँ फुसलाया था, फिर वह शाओलिन मंदिर लौट आएगा। वह निश्चित रूप से इस स्थान पर घात लगाए बैठा होगा और इस दौरान एल्डर गोंगयू का वहां पहुंचना पर्याप्त होगा। युवक ने सांस छोड़ी, उसकी धड़कनें धीरे धीरे धीमी पड़ने लगीं। खतरे का एहसास अभी भी बना हुआ था, लेकिन साथ ही भीतर से एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास उभरने लगा। ये कॉपरमैन लेन में होने जैसा था, जहां प्रतिद्वंद्वी ने एक रास्ता दिखाया और उसकी लकड़ी की तलवार उसके हाथ में थोड़ी सी कांपने लगी। शत्रु पर अंतिम प्रहार करने से पहले की शांति। ये बहुत समान था, फिर भी पूरी तरह से अलग था। ये और भी अधिक वास्तविक लग रहा था। उसी क्षण उसकी दाहिनी कलाई पर मौजूद बुद्ध मनकों से अचानक तीव्र ऊष्मा निकली। युवक थोड़ा चौंका, मानो उसने प्रकाश की एक किरण चमकती देखी हो। उसकी आंखें कुछ देर के लिए खाली हो गईं और उसी क्षण उसकी कलाई पर मौजूद बुद्ध मनकों की ऊष्मा अचानक कम हो गई। युवक कुछ देर तक स्थिर खड़ा रहा, उसकी दृष्टि धीरे धीरे धुंधली हो रही थी, उसका हृदय चिंता से भर गया था। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और शाओलिन मंदिर की ओर लौटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके कानों से एक कर्कश स्त्री की आवाज आई जो उसने बहुत समय से नहीं सुनी थी। बीप, अज्ञात का पता लगा रहा है। अज्ञात प्रणाली पुनः एकीकृत होने लगी है। एम्पायर के माध्यम से अपडेट रहें। खेल रखरखाव मोड में प्रवेश कर रहा है। रखरखाव अवधि 12 घंटे। वांग गनफेंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसके दिल में बेचैनी का एक गहरा एहसास हुआ, मानो उसने कोई बहुत जरूरी चीज खो दी हो। वह हल्का और अस्थिर महसूस कर रहा था, उसके कदमों में दृढ़ता नहीं थी और उसकी मनस्थिति बेहद उथल-पुथल थी। वह बहुत देर तक स्तब्ध खड़ा रहा। कई गहरी सांसें लेने के बाद युवक ने अपने दिल में मची उथल-पुथल को दबा लिया और खुद को सांत्वना दी। ये सिर्फ 12 घंटे है। क्या शुरुआत में शाओलिन मंदिर लौटने से पहले उसे एक दिन के ब्रेक की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी? इस विचार से उसका मन कुछ हद तक शांत हुआ, लेकिन उसे अब भी चिंता हो रही थी कि कहीं मास्टर्स को कोई परेशानी तो नहीं हुई। अंततः बेचैनी से काफी देर तक इसी बात पर चिंता करने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि वह अभी भी खतरे के बीच में है। अभी दूसरे पक्ष को लुभाने के लिए वह अभी भी नीले रंग का वस्त्र पहने हुए था। काले कपड़े और मुखौटा जो उसकी गंध को छुपा सकते थे, सभी शाओलिन मंदिर में छोड़ दिए गए थे। ग्रीन मैंडहॉज और शाओलिन जोरदार कदम तकनीक के बिना बचना असंभव था। युवक की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। एक मृत अंत। शाओलिन मंदिर में एक जैड मन का प्रकाश उत्सर्जित करता था, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी अवास्तविक लगते थे, लेकिन जैसे ही मन का चमकता था तो वह अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय शक्ति के रेशे इस अर्धपारदर्शी दुनिया में खींच लेता था। मूलतः भ्रामक दुनिया में महत्वहीन वास्तविकता का अंश दिखाई देने लगा। अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म। फिर भी एक भाग्यशाली संयोग से पैदा हुई इस भ्रामक दुनिया के लिए यह एक अविश्वसनीय रूप से सौभाग्यशाली अवसर था। सचमुच एक ऐसा संसार बनना जिसका अपना आकर्षण हो, जिसे स्वर्ग की गुफा और धन्य भूमि कहा जा सके, जिसमें सभी जीवों को जन्म देने की क्षमता हो, एक महान अवसर था। पूरी दुनिया के पहाड़, नदियां, झीलें और समुद्र सहज ही आनंदित हो रहे थे। आकाश में शुभ बादल छाए थे, पृथ्वी पर खोए हुए खजाने उत्पन्न हुए थे। लुओ जल ने एक रहस्यमय कछुए को किनारे पर आते देखा, जिसकी पीठ पर शुभ संकेत थे। यिन का 9 गुना, यांग का 9 गुना, 81 गिनती, क्योंकि ये संख्याएं दाव से जुड़ती हैं। क्यूई पर्वत पर फीनिक्स पक्षी सामंजस्य के साथ रोते हैं, उनका सुंदर नृत्य समृद्धि का संकेत देता है। नर फीनिक्स 6 बार रोता है, मादा 6 बार रोती है, कुल 36 ध्वनियां उनकी पुकार स्वर्ग तक सुनी जाती है। जियांगू का पूरा मायावी संसार उत्सव और आनंद से भरा हुआ था। फिर भी नीले वस्त्र पहने एक आकृति स्वर्ग और पृथ्वी के बीच तलवार लिए खड़ी थी। उसके काले बाल बेतहाशा नाच रहे थे, उसकी आंखें रक्तवर्ण नसों से भरी हुई थीं। तलवार की आवाज तीव्र और उन्मत्त थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उस तथाकथित अवसर की ओर बढ़ चला। मुझसे दूर चले जाओ।